हेलो। तो परसेंटाइल बूस्टर फॉर आईआईटी जेईई एस्पिरेंट की क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। एंड आई होप आप सब लोग इस बात से फेमिलियर होंगे कि भाई साहब मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे वो जेईई एडवांस हो। और बेटा हर प्रोफाइल के क्वेश्चंस आते हैं। हर प्रोफाइल का मतलब आपको सिंपल से सिंपल सवाल भी देखने के लिए मिलेंगे, आपको थोड़े से टफ सवाल भी देखने के लिए मिलेंगे, आपको कैलकुलेशन से भरपूर सवाल देखने के लिए भी मिलेंगे। तो आज के इस सेशन में, क्योंकि हम लोग ओनली जेईई मेंस ओरिएंटेड, जो कि आने वाला जेईई मेंस का सेशन है, उसके हिसाब से हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जितने सवाल जो है एट बेस्ट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं पीवाईक्यूज में आए हुए 2021, 20, 22 जो भी है, उसमें जितने का मतलब मेरी कोशिश तो बेटा ये रहेगी 50 से 60 क्वेश्चन एटलीस्ट अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम लोग यहां पर डिस्कस कर पाए, ताकि आपका जो पूरा मॉडर्न फिजिक्स है वो अप्रोक्सीमेट आपका क्या हो जाए, यहां पर टिप्स पे हो जाए। तो बेसिकली आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि हर सीरीज में हम लोग सबसे पहले 5 से 10 मिनट जो क्या करते हैं, पूरा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो वही रिवीजन हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। यहां पर 5 से 10 मिनट के अंदर सारे फॉर्मूले जो है एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हम लोग जब क्वेश्चन पे जाएं तो उनको अप्लाई करने में मजा आए। सबसे पहले हम लोग बेटा देखते थे फोटोन थ्योरी। फोटोन थ्योरी में हम लोगों ने देखा था कि सर अगर वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो एक फोटोन का जो मोमेंटम होता है, उस मोमेंटम की वैल्यू होती है सर h बाई लैम्डा, और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है उसकी वैल्यू निकल के आती थी सर hc बाई लैम्डा। ठीक, जैसे ही आप यहां पे वैल्यूज पुट करोगे, h की वैल्यू पुट करोगे, c की वैल्यू पुट करोगे, आपको एनर्जी जूल में निकल के आ जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है, आपको इतना तो पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न फिजिक्स में ज्यादातर जो खेल खेलते हैं हम लोग वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे खेलते हैं। तो जैसे ही आप h की वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू पुट करो, इसको जूल में निकालो, जूल में निकालने के बाद जब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कन्वर्ट करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग याद रख लेते हैं, 1240 बटे लैम्डा, वेयर लैम्डा को हम लोग किसमें पुट करना होता है, नैनोमीटर में। अगर सपोज एंगलस्ट्रॉम में पुट करना चाहते हो तो यहां पर आता था 12400 बटे लैम्डा, और लैम्डा को किसमें पुट करते थे हम लोग भाई साहब, यहां पर एंगलस्ट्रॉम में। तो ये तो हो गया आपका क्या, फोटोन की कहानी। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भैया जब फोटोन है, सपोज आप किसी एरिया पे गिराओगे तो वहां पर एक टर्म हम लोग देखा करते थे, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता था सर, इंटेंसिटी होता था एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इस पे जो सवाल आएंगे वो हम लोग फोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इंटेंसिटी क्या, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट हम लोगों ने ऐसा देखा कि सर सपोज फोटोन की जो बीम है, अगर आपने किसी एरिया पे परपेंडिकुलरली गिराई है और वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, तो जो प्रेशर लगता था वो 2I/c लगता था, और अगर सपोज परफेक्टली अब्सॉर्बिंग है तो जो प्रेशर होता था वो I/c होता था। सॉरी, प्रेशर लगता नहीं है, प्रेशर होता है, मैंने गलत सेंटेंस यूज किया। प्रेशर की वजह से जो फोर्स होता है वो लगता है। तो कायदे में अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई साहब एक बीम है, ठीक, फोटोन की बीम आपने किसी सरफेस पे परपेंडिकुलरली गिराई है नीचे की तरफ, तो डिपेंड करेगा कि सरफेस कंप्लीटली एब्सॉर्ब कर रहा है या कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप बोलोगे कि सर इन दैट केस अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर रहा था तो जो प्रेशर अप्लाई होता था उसकी वैल्यू आती थी 2I/c, और अगर कंप्लीटली एब्सॉर्बिंग है तो जो प्रेशर अप्लाइड किया होता था, प्रेशर अप्लाइड कौन करता था, फोटोन की बीम जो किसी एरिया पे करती थी, उसकी वैल्यू कितनी आती थी, I/c। इस टाइप के जितने फॉर्मूले थे, अगर कोई और दे रखा है डाटा तो हम बोलेंगे भैया सीधा फॉर्मूला याद को I/c इंटू 1 + r। ये केस हो गया किसी एंगल वाला फॉर्मूला, वो भी आपको याद होना चाहिए, I/c cos स्क्वायर थीटा 1 + r। इसके बाद फिर अपन लोग बात करते थे भाई साहब डी ब्रोगली वेवलेंथ पे। हम लोगों ने बोला था, ध्यान से देखना, कि सर अगर कोई मास m है, क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ पे काफी सारे क्वेश्चंस हमको देखने के लिए मिले हैं, अगर कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जो v वेलोसिटी के साथ दौड़ रहा है, तो उससे एसोसिएटेड जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, उससे एसोसिएटेड जो मैटर वेव होती है, उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होती है, उसकी वैल्यू निकल के आती है लैम्डा इक्वल टू h/mv। क्लियर है भाई साहब। यहां पर जो m होता है वो मास होता है पार्टिकल का, v जो होता है उसकी वेलोसिटी होती है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सर दिस इज इक्वल टू h/p। थोड़ा झांसे में मत आना, लैम्डा बराबर h/p v ये, और लैम्डा बराबर h/p यहां से, ये दोनों फॉर्मूले की शक्ल एक है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं एक बार फिर से रिपीट करा देता हूं, लैम्डा बराबर h/p, ये वाला जो फॉर्मूला है ये बताता है, ये आया p बराबर h/लैम्डा से, यहां पर p मोमेंटम ऑफ फोटोन है, ठीक, मोमेंटम ऑफ फोटोन है, ये एक तरह से बिना मास वाला मोमेंटम है। और यहां से जो m इंटू वी की जगह p लिखा है, लैम्डा बराबर h/mv, यहां पे जो लैम्डा है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, और यहां पे जो p है वो सच्ची मुच्ची वाला जो मास है उसका मोमेंटम है, मींस मास इंटू वेलोसिटी है। मतलब यहां पे जो p है, ये p किसी पार्टिकल का मोमेंटम है, और ये जो p है ये फोटोन का मोमेंटम है।
क्लियर है। इसके बाद फिर अपन मूव करते थे भाई साहब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बड़ा ही सिंपल सा आर्टिकल था, उसमें 2-3 फॉर्मूले होते थे। सबसे पहले कि सर अगर आपने E बराबर 5 प्लस के ई मैक्स, सीधा मुद्दे पे आता हूं मैं, E बराबर 5 प्लस के ई मैक्स, यहां पर जो E होता था वो होता था एनर्जी ऑफ वन फोटोन, 5 होता था वर्क फंक्शन, और के मैक्स होता था मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब जब फोटोन आए और इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन आपका जो है सपोज आपका जो भी मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर हवा में आ गया, तो हम बोलेंगे कि भाई साहब हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप क्या हो चुका है, यहां पर परफॉर्म हो चुका है। यहां पर E क्या होता था, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। याद रखना टोटल एनर्जी नहीं होता है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन होता है। 5 जो होता था वो होता था वर्क फंक्शन, दैट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, आप किस मटेरियल पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा रहे हो। और के मैक्स जो होता था वो होता था मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं होता था, मैं फिर से बताता हूं, दैट वाज द मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर। इसके बाद फिर हम लोगों ने इसी फॉर्मूले का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन देखा था कि जहां पर जब हम लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाली थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा देगी करंट स्टॉप हो जाए, तो उसकी जो वैल्यू निकल के आती थी, अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू V0 बोलूं तो E इंटू V0 बराबर निकल के आया था के मैक्स। अगर आपको याद हो तो यही सेम फॉर्मूला फिर से बनकर तैयार हो जाएगा कि E बराबर 5 प्लस के मैक्स की जगह लिख सकते हैं E इंटू V0, जहां पर V0 हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है। पूरा जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है मेजॉरिटी इन्हीं दो फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले E बराबर 5 प्लस के मैक्स, और के मैक्स बराबर क्या होता है E इंटू V0। इसके बाद फिर अपन मूव करते हैं अगले चैप्टर की तरफ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद जो अपन मूव करते हैं, सपोज बोहर्स मॉडल ले लेते हैं। तो बोहर्स मॉडल में आपको शुरू के तीनों जितने भी तीनों पोस्टुलेट थे, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले कि सर जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, उसका रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r जो प्रोवाइड मिलता है, जो प्रोवाइड कराता है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k Q1 Q2/r²। Q1 की वैल्यू आप E पुट कर दोगे, Q2 की वैल्यू आप Z इंटू E पुट कर दोगे, तो जो स्टेटमेंट निकल के आया था, मैं ये स्टेटमेंट लिख देता हूं सर, k Q1 Q2/r² इक्वल टू mv²/r। ठीक, ये तुम्हारा हो गया था पहला पोस्टुलेट। फिर हम लोगों ने देखा था कि भाई साहब जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए बोर मॉडल हमारे सामने निकल कर आया था कि भैया उसमें जो उसका एंगुलर मोमेंटम है, ठीक, जिस फिक्स ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, और उसकी वैल्यू होगी mvr इक्वल टू nh/2π। दूसरा जो काम का फॉर्मूला हमको देखने के लिए मिला था, mvr बराबर निकल कर आया था भाई साहब nh/2π। तीसरा कि भैया इलेक्ट्रॉन जो भी यहां पर न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी हमको कांस्टेंट देखने के लिए मिली थी। अगर वो स्टेबल स्टेट में है तो भाई साहब उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, उसकी एनर्जी नहीं बदलेगी। एनर्जी तभी बदलेगी जब वो कूदाफांदी करेगा। कूदाफांदी करेगा मतलब अगर आपने बाहर से उसमें फोटोन गिराया, उसका मन हुआ कि भैया मैं इस फोटोन को खाऊंगा, और खा के अगर वो एक्साइट कर गया ऊपर की तरफ, तो जितनी एनर्जी का फोटोन वो खाएगा उतनी एनर्जी के हिसाब से वो ऊपर की तरफ एक्साइट कर जाता था। या इसका रिवर्स बोल, कायदे में वो उसी फोटोन को खाता था जिसकी एनर्जी कम से कम, जिसकी एनर्जी एग्जैक्टली उतनी हो जितनी वो एनर्जी का गैप है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। और अगर वो ऊपर से नीचे आता था तो उतनी एनर्जी का फोटोन वो रिलीज किया करता था। तो ट्रांजिशन के केस में चाहे वो नीचे से ऊपर जा रहा हो या ऊपर से नीचे जा रहा हो, हमारे सामने एक ही फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला हम सब जगह लगा दिया करते थे कि सर डेल्टा E बराबर 13.6 Z² इंटू 1 छोटे का स्क्वायर माइनस 1 बड़े का स्क्वायर। क्लियर है, n1² माइनस n2²। ये जो डेल्टा ई था तो एनर्जी गैप था। अब सपोज एग्जांपल के तौर पे सवाल ये आता है कि कितनी एनर्जी का फोटोन गिराओ कि इलेक्ट्रॉन n1 से n2 चला जाए, तो आप बोलोगे ये। मैं अगर ये पूछूं कि भाई साहब उस फोटोन की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन n1 से लेकर n2 पर एक्साइट कर जाए, तो डेल्टा ई की जगह आप चुपचाप वैल्यू पुट कर दोगे भैया क्या, 1240/लैम्डा। ठीक, और लैम्डा यहां पे क्या पुट कर दोगे भाई साहब, नैनोमीटर। इन ए सिमिलर मैटर कोई बोलेगा भैया इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 4 से 3 पर आ गया, n=4 से n=3 पर आ गया, तो बता दो कितना वेवलेंथ का फोटोन एमिट होगा। तो कुछ नहीं करना, बस चुपचाप यहां पे 3 यहां पे 4 पुट कर देना, सॉल्व करके जो भी आंसर निकल आएगा आप वहां से लैम्डा निकाल सकते हो। और डी एक्साइटेशन में हम लोगों ने देखा था कि कहीं से भी 1 पे आना, उन सीरीज को हम लोगों ने बोला था लाइमन सीरीज, कहीं से भी 2 पर आना, n=2 पे आना, उस पर हम लोगों ने बोला बामर सीरीज, कहीं से भी 3 पे आना, पाश्चन ब्रैकेट 1, ये सारी चीजें आप लोगों ने आई होप है केमिस्ट्री में और जो भी है फिजिक्स में अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी। फिर हम लोगों ने देखा था भाई साहब एक्सरे में एक ही फॉर्मूला आया था, वो फॉर्मूला था लैम्डा मिनिमम का, और जो लैम्डा मिनिमम निकल का आता था वो निकल का था 1240/V। ये जो V था ये बाहर वाली बैटरी थी, अंदर वाली बैटरी नहीं थी। ये जो V था ये बाहर वाली बैटरी का जो था EMF था, जो कि बहुत अच्छा खासा बड़ा EMF था। थैंक यू भैया। ठीक है, इसके बाद
फिर जो मेन तो था यही मेन जो था वो तो यही था। इसके बाद एक्सरे खत्म होने के बाद फिर जो है थोड़ा सा आपका रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट था, जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, या फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में जो आप पढ़ते हो वो एज इट इज रेडियो एक्टिविटी की तरीके से था सारी कहानी। और फिर आपका जो है थोड़ा सा न्यूक्लियर फिजिक्स। तो मेजोरिटी जो था काम काम के फॉर्मूले वो मैंने यहां पे रिवाइज करा दिए हैं। तो इससे पहले कि मैं ये चीजें पीना स्टार्ट करूं, सबसे पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सॉरी ये रहा, जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई करें। मैंने जितने फॉर्मूले बोले हैं इन फॉर्मूले को रब पे नोट कर ले बेटा, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले पे ही मेजॉरिटी क्वेश्चंस आए हुए हैं। देख पूरा मॉडर्न फिजिक्स में रिवाइज नहीं करा सकते 1.5 घंटे में, सीधी सी बात है, ठीक है। कम से कम 10 से 15 घंटे लगते हैं मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ने के लिए, ठीक। 10 से 15 मिनट में मैं वो काम की चीजें बता सकता हूं जिससे 70, 80, 90% सिलेबस कवर हो जाए, ठीक। तो जल्दी से क्वेश्चन तेरे सामने, जल्दी ट्राई कर फटाक से, मिनट से पहले। चलो पढ़ लिया बेटा। डी ब्रोगली वेवलेंथ के जितने भी सवाल आएंगे ना वो सारे एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड होंगे, जिसकी वैल्यू होगी लैम्डा बराबर h/mv। चलो सवाल को शुरू करते हैं। उसने बोला कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन है, इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ जो थी वो लैम्डा नॉट थी। दैट मींस मैं लिख सकता हूं कि सर लैम्डा नॉट इनिशियल बराबर h/mv, जहां पर v मैं लिखूंगा स्पीड, v नॉट आई कैप प्लस b नॉट जे कैप की स्पीड मैं लिख सकता हूं भाई साहब v नॉट रूट 2, ठीक। तो इसका मतलब जो इनिशियल वेवलेंथ मिली वो मुझे देखने के लिए मिलेगी लैम्डा अपॉन h/m v नॉट रूट 2, क्योंकि इनिशियल जो स्पीड है वो कितनी है, v नॉट रूट 2 है। मैग्नीट्यूड निकालना आपको वेक्टर का आता है। नेक्स्ट, इसके बाद अब उसने बोला यार इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। ध्यान से देख, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाई है, के कैप में। के कैप में कोई भी वेलोसिटी हमारी यहां पे नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि सब जब जेड एक्सिस के बारे में बात करो तो जेड एक्सिस के ही बारे में बात करो, आप एक्स और वाई को भूल जाओ। तो जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई साहब, माइनस के है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो जेड एक्सिस की तरफ लगेगा, कितना, क्यू इंटू ई। इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू ई बाई एम। तो इसका मतलब किसी टी टाइम के बाद, उसने बोला किसी टी टाइम पर आप बता दो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी। तो कहीं ना कहीं सवाल डी ब्रोगली वेवलेंथ का नहीं है, कहीं ना कहीं सवाल ये है कि भैया किसी टी टाइम पर बता दो स्पीड कितनी होगी। तो किसी टी टाइम पर स्पीड क्या लिखोगे कि सर स्पीड जो मैं लिखूंगा किसी एट एनी टाइम टी, सर वी नॉट आई कैप, ये तो ऐसी की ऐसी रहेगी। वी नॉट जे कैप, सर ये भी ऐसी की ऐसी रहेगी, ठीक। चेंज होगी तो कौन सी भाई साहब, जेड वाली चेंज हो जाएगी। तो जेड वाली कैसे चेंज होगी, चुपचाप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी यूनिफॉर्म होगा, एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, v बराबर u प्लस सी टी। किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो मैं लिखूंगा प्लस v बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी ऑफ के कैप। खत्म कहानी। बात समझ मारिए। प्लस मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होगा वो किधर होगा भाई साहब, प्लस जेड एक्सिस की तरफ होगा। खत्म कहानी। जो क्यू की वैल्यू है वो होगी ई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ये आपने वी निकाल दिया है। इसका मतलब मैं लैम्डा अगर आपसे पूछूं तो आप लिखोगे लैम्डा इक्वल टू h/m v फाइनल। वी फाइनल मतलब सर ये है वी फाइनल, मुझे बस इसका मैग्नीट्यूड उठाना है और चुपचाप यहां पर मैग्नीट्यूड पुट कर देना है। तो भैया मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। अंडर रूट में अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाता तो आप लिखते इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। इसका स्क्वायर आप लिखोगे तो क्यू स्क्वायर, ई स्क्वायर, और कौन बचा भाई, टी स्क्वायर, अंदो 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 बटे एम स्क्वायर। बस इतना ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। परंतु मुझे आंसर चाहिए लैम्डा नॉट के टर्म में। किसके टर्म में, लैम्डा नॉट के टर्म में आंसर चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहां से एम बी नॉट कॉमन निकाल लेते हैं और सब सही चल रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी सी, देख h/m अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 2b स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बटे एम स्क्वायर, ठीक। अगर अपन ध्यान से देखें तो यहां से इसको देख मैं ऐसा लिख सकता हूं h/m, मैंने काम किया v नॉट स्क्वायर बाहर निकाल लिया, ठीक, और 2b बाहर निकाल लिया जो कि √2 बन के बाहर आ गया, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो इसका मतलब यहां अंदर क्या बचेगा, सर ये 1 रह गया, 1 प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर, सही चल रहे हैं, बटे 2m स्क्वायर। खत्म कहानी। आई थिंक सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। h/mb, सॉरी ये वाला h/mb √2 की वैल्यू हमको पता है लैम्डा नॉट है। इसका मतलब जो लैम्डा निकल के आया है वो लैम्डा नॉट अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस स्क्वायर इंटू स्क्वायर इंटू स्क्वायर बटे 2m स्क्वायर, ठीक। अच्छा हाँ, एक मिनट, यहां से b नॉट भी बाहर कॉमन निकाला है तो एक v नॉट वाला टर्म और आएगा नीचे। ये बेसिकली आपका आंसर। अब लिख जा सही से ऐसे, ठीक। तो अब आप आंसर मैच करा लो। चेक करते कौन सा ऑप्शन मैच किया। पहला मैच नहीं किया, दूसरा भी नहीं किया, तीसरा मैच कर गया भैया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है।
कैलकुलेशन लंबी चौड़ी, कंसेप्ट केवल एक, क्या, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम पी। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बेटा जरूर ट्राई करें, रफ कॉपी पे स्क्रीन को पॉज करें, मैं किनारे हो रहा हूं जल्दी से। चलो, उसने बोला यार व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 4 eV स्ट्राइक द सरफेस ऑफ ए मेटल ए। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, किसी एक मेटल सरफेस है, उस पर फोटोन गिरा दिया, फोटोन की एनर्जी दी 4 eV। ठीक है, द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी TA है। अच्छा, इसका मतलब मैं क्यों आगे बढ़ूं, सबसे पहले सवाल देखते मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्या सर 4 eV की आपने एनर्जी गिराई, तो मैं लिख सकता हूं E बराबर 5 प्लस 5 किसका भाई साहब, A का, इंटू के मैक्स। के मैक्स कितना है, TA। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते। देख सवाल को जब भी कभी तुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर बहुत सारी दिखे ना, 6-7 लाइन दिखे ना, तोड़ने का यही तरीका होता है। लाइन पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, लाइन पढ़ते जाओ, अपने हिसाब से लिखते जाओ। पूरे सवाल को पूरा समझने की कोशिश मत करो। तुम अगर ये सोच रहे हो कि यस पहले मैं पूरा सवाल समझ लूं उसके बाद सोच कर ट्राई करूंगा, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसलिए बेटर है जैसे जैसे लाइन क्रैक होती चली जाए ना, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखता चला जाए। अपनी लैंग्वेज में तो तेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन की आवश्यकता पड़ेगी, तो हालांकि क्वेश्चन बनाता चलना, तो समय बचेगा तेरा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना बोल दिया इसमें, लैम्डा है। ठीक है भैया, लैम्डा है, ये के मैक्स है भाई साहब। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब उसने बोला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड फ्रॉम अनदर मेटल बी बाय ए फोटोन ऑफ 4.5 eV। इसका मतलब अगली बार सपोज 4.5 eV का फोटोन हमने गिराया, तो हमें पता चला दूसरे उस पे वर्क फंक्शन तो होगा TB, तो के यहां पर के जो मैक्स की जो वैल्यू है, वो के मैक्स की वैल्यू कितनी दे दी उसने भाई साहब, TB। मतलब बेसिकली दो अलग अलग मटेरियल है, एक A एक B। एक पे गिरा है 4 eV का फोटोन, एक पे गिरा है 4.5 eV का फोटोन। एक की काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम वाली TA, एक की कितनी है TB। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, प्लस TB, और प्लस TB लिखने की बजाय मैं इन्हीं के हिसाब से लिख लेता हूं TA माइनस 1.5। ये आप समझ रहे हो क्यों लिख दे रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता अननेसेसरी वेरिएबल्स बढ़े। मैं चाहता हूं एक ही वेरिएबल्स में कम से कम वेरिएबल्स में हमारी क्वेश्चन बनती चले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला भैया डी ब्रोगली वेवलेंथ जो दे रखी है ना, दोनों केस में मैक्सिमम वालों की, उसके बीच का रिलेशन दे दिया। अब यार डी ब्रोगली वेवलेंथ का मतलब सर कहीं ना कहीं डी ब्रोगली वेवलेंथ का मतलब वो कहीं ना कहीं के मैक्स के साथ खेलना चाह रहा है। तो आपको पता होगा सर डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा बराबर होती थी H अपॉन MB, या इसी का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता था 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। ठीक है सर। तो यहां से बोला है फिर लैम्डा बी बराबर 2 लैम्डा है, तो मैं यहां पर इसी का इस्तेमाल कर रहा हूं, ध्यान से देखना, लैम्डा बी इक्वल टू 2 लैम्डा है। बी की डी ब्रोगली वेवलेंथ में क्या लिख सकता हूं, H अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी मैंने कितना मान रखा है भैया, TB का अंडर रूट। ठीक, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा ए, लैम्डा ए कितना हो जाएगा भाई साहब, H अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए को क्या मान रखा है मैंने, TA का अंडर रूट। ठीक, दोनों को स्क्वायर कर दे, अगर स्क्वायर करेगा तो H गया, M गया, 2 गया, सब चला गया, यहां से आया 1 अपॉन TB का स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन TB। ठीक, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 नहीं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बटे TA। अब TB TA में भैया कुछ तो करना पड़ेगा, काम कर TB की वैल्यू पुट करते हैं यहां पर। TB कितना है, TA माइनस 1.5, तो भैया मैं यहां पे ना TB की जगह सीधा लिख दे रहा हूं TA माइनस 1.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, TA बराबर 4TA माइनस 15 चौका 60 6। ठीक है, ये आ गया इधर, ये चला गया उधर, तो इसका मतलब ये हो गया 3TA बराबर 6, TA बराबर निकल के आ गया। तो अगर TA 2 आया है, जैसे तो यहां पे 2 रखेगा, TB बराबर निकल का आ गया 0.5। मुझे लगता है तो सब कुछ पता चल गया यार। पूछा क्या उसने, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी। ले भैया वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी पूछा है, आप वैल्यूज पुट कर दो। आप क्या लिखोगे, 4.5 बराबर 5B प्लस TA, TA कितना आया था 2 माइनस 1.5, 2 में से 1.5 गया आधा, 5B बराबर 4 EB। सी ऑप्शन इज करेक्ट, खत्म। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, सवाल जेईई मेंस से थोड़ा सा ऊपर का है, क्योंकि कैलकुलेशन और टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा लैंग्वेज को भी क्रैक करना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला है। कौन सा, 5 बराबर जो भी था यहां पर E बराबर 5 प्लस के मैक्स, और थोड़ा सा उसको डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ उसने क्या कर दिया, गेम खेल दिया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। किसी को अगर ये क्वेश्चन नोट करना है बेटा नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अच्छा सवाल है, ट्राई करें, मैं किनारे हो रहा हूं। चलो, उन्होंने बोला बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी इतना इतना इस कंप्रोमाइज ऑफ वेवलेंथ इतना। अच्छा
सवाल समझ। इसका मतलब जो है ना, इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी आपको दे दी है और लैम्डा भी आपको दे दिया है। इट फॉल नॉर्मली ऑन ए मेटल, ठीक है, मेटल का वर्क फंक्शन भी दे दिया है और उसका सरफेस एरिया भी दे दिया। इसका मतलब समझ रहा है, तो मेटल सरफेस भी दे दिया, इंटेंसिटी भी दे दिया, लैम्डा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, ठीक है। अब उसने क्या बोला, इफ वन ऑफ द 10⁻³ फोटोन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी दे दी कि यार 1000 फोटोन गिराएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा भैया बाहर, ठीक है सर। अब उसने बोला कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो 1 सेकंड में कितने निकलेंगे। क्लियर है, बहुत सिंपल सा सवाल है, जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई करो, मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया अप्रोक्सीमेटली। चलो सर देखो, मुद्दे की बात यह है ना, अगर इंटेंसिटी आई है, ठीक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, एरिया से, तो ये हो गया एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है, एनर्जी पर सेकेंड। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं भाई साहब hc/λ से, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या हो गया भाई साहब, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, ठीक है। पहले मैं ये तो पता लगाऊं कि भाई 1 सेकंड में कितने फोटोन गिर रहे हैं। अगर मैंने किसी तरह पता लगा लिया कि 1 सेकंड में इतने फोटोन गिर रहे हैं, तभी तो बता पाऊंगा कि इन फोटोन की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ध्यान से देख भाई, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई साहब, 6.4 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। लेकिन ये जो है ना सेंटीमीटर स्क्वायर है, और मजे की बात क्या है, जो एरिया दे रखा है ना वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैं दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा तेरा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, ये किस में है, ये है वाट में, ये किस में भाई साहब, ये है तेरा वाट में, ठीक है, अपॉन, ठीक, नीचे कौन है, hc/λ। अब hc की जगह तू 1240 तो वैल्यू पुट मत कर देना। अगर तूने 1240/λ पुट कर दिया तो सवाल वही गलत हो जाएगा, क्योंकि 1240/λ तो ईबी में आती थी एनर्जी उसकी। तो बेटर है कि भाई साहब अगर आपको एक नंबर आंसर चाहिए, नंबर ऊपर जूल है तो नीचे भी जूल रखना है, तो या तो तू उसको 1.6 से मल्टीप्लाई करके सेट कर, या फिर एक काम कर, चुपचाप h की वैल्यू पुट कर दे। h की वैल्यू कितनी होगी, 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। ऊपर चला गया लैम्डा, लैम्डा कितना दे रखा भाई, 310 नैनोमीटर, 10⁻⁻, ठीक। तो अगर अपन इसको सॉल्व करें तो ध्यान से देख, यहां से सर ये जाएगा ऊपर, ये 8 था ऊपर चला गया, ध्यान से देखना, 8 ऊपर गया, 8 9 17, 17 और 5 22 और 34 से ऊपर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10⁻34 माइनस 22, ठीक। यहां से चेक कर, ये कौन है भैया, 310 और ये है 3, ये अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर जाएगा, ठीक है, सॉरी 100 के बराबर जाएगा, और ये अप्रोक्सीमेटली भैया 1 के बराबर है। तो एक काम कर, इसको तो तू अप्रोक्सीमेटली कैंसिल आउट कर दे, ठीक है, और इसको तो अप्रोक्सीमेटली लिख सकता है 100 के बराबर, तो दैट इज इक्वल टू 100 इंटू अप्रोक्सीमेटली दिस। थोड़ा सा कैलकुलेशन चलेगा, और हाँ इसमें तो ये भी दिख रहा है ना, तू ऊपर है सपोज 31 तो नीचे है 30, ऊपर थोड़ा ज्यादा नीचे थोड़ा कम, यहां पर ये 6.4 और ये 6.6, मतलब तू मल्टीप्लाई करेगा ना तो ये टर्म अप्रोक्सीमेटली 1 ही जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा कम तो नीचे थोड़ा ज्यादा, ये थोड़ा कम तो ये थोड़ा ज्यादा, सेट हो जा रहा है मामला। तो इसका मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर कितना निकल के आ रहा है बे, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, ये निकल के जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये कितना है भाई, ये कितना है, 12 12 और 2 14, 10⁻14, ठीक। इसका मतलब 1 सेकेंड में इतने फोटोन गिरे, 1 सेकेंड में इतने फोटोन गिरे, और उसने बोला है कि 10⁻3 मतलब 1000 फोटोन मिलके 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो भैया कक्षा 4 का सवाल हो गया क्या, कि सर 10⁻3 फोटोन मिलके निकालते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब 1 फोटोन निकालेगा अप्रोक्सीमेटली 10⁻3 से डिवाइड मार दोगे तो 10⁻14 कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो आप बोलोगे 1/10⁻3 इंटू 10⁻14 इक्वल टू 10⁻11। तो आंसर विल बी 10⁻11। इसने बोला 10⁻x के फॉर्म में आंसर देना है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, 11। क्लियर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता जाना ही नहीं पड़ा, ठीक है, बिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के काम हो गया यहां पर, क्योंकि उसने सीधा दूसरा खेल, उसने दूसरी चीज पूछ ली, उसने पूछ ली भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता। अच्छा एक मिनट और, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड के हैं, ठीक है, मजा आता अगर वो कहता ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दे 10 सेकंड में, ठीक, तो फिर यहां पे तू 10 से क्या करता, यहां पर मल्टीप्लाई करता। समझ मारी बात, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन, तो अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या करते हैं यहां पे इससे 10 से मल्टीप्लाई करते तो 10⁻12 आंसर आता। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तुम्हारे सामने ये रहा।
डी ब्रोगली वेवलेंथ का ही दिख रहा है मुझे, ये भी जल्दी फटाक से सॉल्व करो उसको। ट्राई किया? ठीक, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इसलिए अच्छा बोलूंगा कि एक ही सवाल में उसने पार्टिकल का मोमेंटम, पार्टिकल की एनर्जी और जो है फोटोन का मोमेंटम और फोटोन की एनर्जी, दोनों को उसने एक तरीके से रिलेट करके रख दिया है। ठीक है, चलो सवाल देखते हैं। तरीका यही होगा, हम पढ़ते जाएंगे, जो जो गिवन है वो लिखते जाएंगे। क्या उसने बोला, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, ठीक है, और एक फोटोन है उसकी एनर्जी E है। तो इसका मतलब फोटोन के लिए मैं लिख सकता हूं क्या, E बराबर hc बाई लैम्डा। ठीक, ये फोटोन के लिए लिख दिया मैंने। लेकिन अगर आप बात करोगे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है E, उसकी वैल्यू है हाफ mv² के बराबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है और फोटोन की जो एनर्जी है वो hc बाई लैम्डा है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब उसने बोला है कि द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी। उसकी अगर मैं वैल्यू पूछूं लैम्डा डैश, तो आप बोलोगे लैम्डा डैश बराबर होगा h अपॉन mv, जिसको प्रॉपर तरीके से आप लिख सकते हो h अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को बंदा कह रहा है कि मैं तो E से बोलूंगा। ठीक, तो ये आपने लिख दी डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर द इलेक्ट्रॉन, ये लिख दिया मैंने यहां पर। अब उसने क्या बोला है, एंड द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, उसने बोला है कि भाई साहब इसका इसके साथ, ये जो लैम्डा था, लैम्डा इसके साथ रेशियो बता दो। ऐसा सवाल एक बार जे एडवांस ने भी पूछा था और यहां पर भी पूछा गया है। तो बस इसके बाद की कैलकुलेशन है, आओ कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहां से पता चला कि सर लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो होगी hc बाई E के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, इनका रेशियो ले लेना है। अगर मैं इसका रेशियो लूंगा लैम्डा डैश E अपॉन लैम्डा इक्वल टू, आप लिखोगे h अपॉन 2m इंटू ई का अंडर रूट, और नीचे हो जाएगा hc और ऊपर चला जाएगा भाई साहब E। अगर अपन इसको सॉल्व करें तो भैया देखिए h से h कैंसिल आउट हो गया, नीचे है 1 अपॉन c। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर ई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर ई स्क्वायर बाई 2me। तो ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, आप सीधा लिखोगे e बाई 2। ये आंसर जा रहा है, कोई गलती ना हो तो चेक कर लेते हैं भाई साहब। अंडर रूट में e बाई 2mc, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, सिंपल फॉर्मूला, रेशियो लेना है, खत्म सवाल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, ए पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी E के साथ मूव कर रहा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा है, थोड़ी सी एनर्जी डेल्टा E उसमें ऐड करती है, तो वेवलेंथ लैम्डा बाई 2 बन गई है। तो बता दो डेल्टा E कितना होगा। कितना सिंपल सा सवाल है। आई थिंक इसको मुझे आपको होमवर्क देना चाहिए। ये रहा अपना होमवर्क। सवाल करने का तरीका मैं बता देता हूं कि चुपचाप जो फॉर्मूला है वैल्यू लगाते हैं ना, लैम्डा बराबर h अपॉन 2m इंटू E का अंडर रूट। ठीक, अब E में जो है डेल्टा E उसने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। मान लो E डैश, E फाइनल निकाल लो ना, सबसे बढ़िया है आप E फाइनल निकाल लीजिएगा। फाइनल लैम्डा उसने दे दिया, दोनों को घटाने आंसर निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द बामर सीरीज, उसने दे रखा उसकी वेवलेंथ इतनी है, तो बता दो वेवलेंथ ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ द बामर सीरीज कितनी होगी। एक क्वेश्चन इस टाइप का मैंने ले लिया है, इसको एक बार प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके मैं आंसर दिखा देता हूं। लेकिन ऐसे सवालों के लिए बेटा प्रिपेयर्ड रहो, सिंपल सवाल है, केमिस्ट्री में भी आप लोग करते हो। बस ये सवाल देखते ही बस रुकनी नहीं चाहिए स्पीड। जैसे कि क्या बोला उसने भाई साहब कि फर्स्ट मेंबर बामर सीरीज का मतलब क्या हुआ, कहीं से भी 1 पे आना, सॉरी 2 पे आना। 1 पे आना का मतलब होता है लाइमर सीरीज। बामर सीरीज हमारी विजिबल रेंज में जाती थी, कहीं से भी 2 पर आना, और फर्स्ट मेंबर कह रहा है तो इसका मतलब जस्ट ऊपर से टपका है। तो आप लिख सकते हो क्या कि सर उसका वेवलेंथ है इतना, तो अब मैं लिखूंगा यहां पे 1240 या 12400 बटे 6561 इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1 बटे छोटे का स्क्वायर माइनस 1 बटे बड़े का स्क्वायर। जब 3 से 2 पे सपोज आएगा बंदा, 2 पे आना मतलब बामर सीरीज और 3 से 2 पे आना मतलब फर्स्ट लाइन, फर्स्ट मेंबर। अब उसने क्या बोला, वेवलेंथ बता दो सेकंड मेंबर, तो सेकंड मेंबर के क्या लिखोगे आप, 12400 बटे लैम्डा इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। सेकंड का मतलब ये हो गया, पहली बात तो बामर है, बामर का मतलब 2 पे जाना है, और सेकंड का मतलब है भैया 2 सीढ़ी ऊपर से उठा है, मतलब ये। इसके बाद की कैलकुलेशन जो है बेटा वो आपकी है, मैं बस यहीं तक पहुंचा सकता हूं। इसके बाद आप कैलकुलेशन करके आंसर मैच करा लीजिएगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका रेशियो ले लेना, जो भी आंसर होना होगा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडिएशन विद द वेवलेंथ इतना फॉल होने में, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, ट्राई करो जल्दी से, स्क्रीन पॉज करो, ट्राई करो। चलो उसने क्या बोला है कि रेडिएशन विद वेवलेंथ इतना, इसका मतलब इतनी वेवलेंथ का रेडिएशन गिराया, मतलब फोटोन गिराए, मेटल सरफेस पे गिराए, फोटो इलेक्ट्रॉन निकाले, मतलब फोटो इलेक्ट्रिफाई करा दिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन आर मेड टू एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना। अब जो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे
जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक तरीके से मूव करा दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो किसी की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, किसी की मैक्सिमम होगी, किसी की जीरो होगी। जैसे आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप भेजोगे तो जाहिर सी बात है कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्या हो जाएगी भाई साहब, रेडियस हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली अगर अपन फेंकते थे तो भाई साहब वो गोल गोल घूमता था। इसकी रेडियस का फॉर्मूला होता था mb/qb। ठीक है। अब उसने बोला था रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल, जिसकी सबसे ज्यादा रेडियस होगा उसकी रेडियस की वैल्यू दे दी। उसने बोला वर्क फंक्शन बता दो। बस खत्म, सवाल यहीं पे सॉल्व हो चुका है। मतलब R बराबर आप क्या लिखोगे, R बराबर होता है सर mb/qb। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, बस इसी के बाद सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब mb क्या है सर, मोमेंटम है। ठीक, तो आपको पता होगा शायद कि सर ke max, जिसका भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम गया होगा उसके लिए मैं लिख सकता हूं p²/2m। जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी उसका मोमेंटम मैक्सिमम होगा, जिसका मोमेंटम मैक्सिमम होगा उसकी भैया रेडियस भी क्या हो जाएगी, यहां पर मैक्सिमम हो जाएगी। तो ध्यान से देख, मैं यहां पे लिख रहा हूं ये है R मैक्सिमम बराबर mb/qb। mb इज मोमेंटम, जिसको मैं लिख सकता हूं क्या, 2m इंटू ke max बटे q इंटू p। ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद मैंने कहा इसके बाद बहुत आराम से चल, 2m इंटू qb जो ke max है, ke max की जगह लिख सकता हूं मैं क्या, E-5। ठीक है, जहां पर E क्या था, एनर्जी ऑफ फोटोन, और फाई क्या था, वर्क फंक्शन। इसके बाद चेक करके देख, R तेरे को गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज तुझे पता है, मैग्नेटिक फील्ड तेरे को दे रखा है, E भी शायद तेरे को दे रखा है। E कितना दे रखा है, यहां से आप E निकाल लोगे, E की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितना भैया, 1240 या 12400 बटे 6561। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन जैसे आप यहां पे वैल्यू पुट करोगे सॉल्व करके आपका फाई निकल के आ जाएगा। क्लियर है? मैं आप कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, अननेसेसरी बंदा 2 मिनट तो वेस्ट हो जाएंगे। वो काम बेटा आपका है, आप प्लीज इस कैलकुलेशन को जरूर कीजिएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, मेक श्योर कि यहां पर जो है जो भी आप कैलकुलेशन करो वो थोड़ा सा हिसाब से करना। हिसाब से मतलब R मैक्स इधर है, इसको इधर लेके चले जाना, थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी हिसाब से, क्योंकि देख जो Q है ना, Q, ठीक है, यहां पर थोड़ी सी आवश्यकता पड़ेगी। मेरा मन कर रहा है मैं करवा ही देता हूं, ठीक है, वरना कहीं ना कहीं गड़बड़ करोगे तुम लोग। क्योंकि जो Q है ना, Q, अगर तुमने उस Q की वैल्यू नहीं भी रखी ना तो भी तुम्हारा आंसर सेट हो। इन पे Q की वैल्यू रखनी नहीं है तुम्हें। देख ध्यान से देख, मैं करा देता हूं उसको। R मैक्स कितना भाई साहब, 10 mm। ठीक, Q इधर आ जा, Q को तू E रहने दे, E रहने देना, बता रहा हूं मैं। E की वैल्यू मत पुट करना, इनटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, आ गया, ये रहा 3 × 10⁻⁻⁻⁻, बटे, सही जा रहे हैं हम लोग? ठीक है। मास m दे रखा है क्या उसने, चेक करो यार, m में तो बहुत फाइट करनी पड़ेगी भाई साहब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, m, ठीक है, करना ही पड़ेगा, कुछ बच नहीं सकते। यहां से कैंसिल आउट हो रहा है कहीं से, चेक करो, नहीं हो रहा। हाँ, यहां से गलती हो रही है ना, देख ये mb था ना, तो 2m इंटू के मैक्स, इसका मतलब यहां पे अंडर रूट आएगा। ठीक है, अब सही है। ठीक है, और ये इधर आ गया, ये भी यहां पे क्या आ जाएगा भाई साहब, अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट केवल ऊपर में आएगा, ठीक है, और अंडर रूट ऊपर में जाएगा। ई को तो ई रहने दे, बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दे, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। चलने दे। अच्छा वो मैंने कैलकुलेशन उठा लिया। ठीक है, चलो अब देख, ध्यान से देख। यस सर, इसके बाद ठीक है, शुरू करें। ओके, देख भैया 3 है, -4 -7 1 हो गया, -6, 9 इंटू 10⁻⁻12। ई स्क्वायर आया, एक ई की वैल्यू पुट कर दे और एक ई को एज इट इज रहने दे। बात समझ में आ रही है? एक ई को एज इट इज रहने दे यहां पर, ठीक है, ठीक है, और एक नीचे लेके आ जाए यहां से। ठीक, यहां से क्या निकल आएगा भाई साहब, यहां से ये आ जाएगा कितना, 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ई -5। ई की वैल्यू कितनी है भाई साहब, ई था हमारा, यहां से हम लोग देख के बोल सकते हैं 12400 बटे 6565 -5। बड़ा खतरनाक सा आंसर जाएगा, चलने दे, जो भी आएगा देख लेंगे। ठीक है, अब देख, ध्यान से देख, 19 31 31, मैं तो इससे भी इसको काटूंगा। ठीक है, 2 से 1 8 0.8, तो ये हो गया 0.8 ई। ठीक,
यहां से एक काम कर, इसको 6500 मान ले, ये 2 जीरो हटा दे, ये हो जाएगा 124/65 विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 2। ये अप्रोक्सीमेटली 2 जा रहा है, 5 इधर आ गया, ये उधर आ गया, तो इसका मतलब 5 विल बी अप्रोक्सीमेटली 2 EV माइनस यहां से निकल के आएगा 0.8 EV। तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर जाएगा ना वो 1.2 EV जाएगा। कुछ ज्यादा ही मैंने शॉर्टकट लगा दिया, लेकिन इसी रेंज में आंसर जाएगा, तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। बात समझ में आ रही है मैंने क्या किया यहां पर? ठीक है, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि यार ई की वैल्यू मत पुट कर देना। अगर तूने ई की वैल्यू पुट कर दी तो फिर सबको ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सबको मतलब समझ रहा है? तूने अगर यहां पर ई की वैल्यू पुट कर देता, एक ई के साथ रखता, तो फिर गलत नहीं है वो सही। फिर तू यहां पर इसको ई भी में नहीं करता, फिर इसको जूल में करता। ठीक है, ये बेसिकली मैं यहां पे कहना चाह रहा था कि अगर आपने ई की वैल्यू पुट कर दी तो कर दे, गलत नहीं है। फिर आप एनर्जी, फिर आप ये मत पुट करो, फिर आप यहां पर एनर्जी की वैल्यू hc/λ से पुट करो, क्योंकि वो जूल में आ जाएगा और ये भी जूल में आ जाएगा। तो इन दैट केस 5 भी जो जाएगा, 5 भी तेरा जूल में जाएगा, और जूल में तेरा एक भी आंसर मैच नहीं करेगा क्योंकि ईवी में दे रखा है। तो जूल को फिर तेरे को ईवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए ई की वैल्यू बहुत ही आराम से पुट करनी है, सुकून से पुट करनी है। क्लियर है? ठीक, मैंने यहां पर कुछ ज्यादा ही, जरूरत से ज्यादा ही मैंने जो है यार 65 दूनी कितना होता है 65, ये 130 होता है। ठीक है, मैंने कुछ ज्यादा यहां पे शॉर्टकट लगाया, 2 भी नहीं होगा, ये 1.9 के आसपास होगा भाई। ठीक है, ये होगा तकरीबन 1.9, 1.9 माइनस 0.8 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.1। बाकी कैलकुलेशन बेटा तुम अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, ट्राई मार बेटा जल्दी से, फटाक से देखो क्या क्या दे रखा है इसमें। कर लिया ट्राई? चल भैया, उसने बोला इलेक्ट्रॉन का मास m है, मैग्नीट्यूड E है, इनिशियली रेस्ट पर है। ठीक है, और उसको एक्सलेट किया कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तेरी यूनिफॉर्म है तो उसका एक्सेलेरेशन भी यूनिफॉर्म होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब किसी टी टाइम पर तू वेलोसिटी भी लिख सकता है, किसी टी टाइम पर वेलोसिटी लिख सकता है, तो किसी टी टाइम पर तू वेवलेंथ भी लिख सकता है। अब उसने पूछा है कि रेशियो ऑफ द चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ, सॉरी रेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसका मतलब डी लैम्डा बाई dt पूछ रहा है। सवाल बहुत ही सिंपल सा है, तू लिखेगा सर लैम्डा किसी टाइम पर अगर हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू h/mb इक्वल टू h/m। किसी टी टाइम पर वेलोसिटी आप लिखोगे v बराबर u प्लस at, a हो जाएगा q/m इंटू टी। ठीक, v बराबर u प्लस at लगा दिया, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा तेरा कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा। m से m कैंसिल आउट हो गया, ये निकल के आ गया भैया h/qet। यहां से तूने लैम्डा निकाल लिया। अब पूछा क्या है, उसने पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब तुझसे वो जानना चाहता है भैया डी लैम्डा बाई dt। खत्म, चुपचाप इसको डिफरेंशिएट मार दे, h कांस्टेंट, q कांस्टेंट, e कांस्टेंट, 1/t का डिफरेंशिएशन होता है -1/t²। अब चेक करके देख ले कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, h/qet², h/qet², ए ऑप्शन। क्लियर है? q की वैल्यू इनपुट कर दी है तो तेरा ए ऑप्शन यहां पे आंसर निकल के आ जाएगा। इसका ये नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब ये है कि जो लैम्डा है वो कम होता चला जा रहा है। लैम्डा कम हो रहा है क्योंकि स्पीड बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सीलरेट करती चली जा रही है। ठीक, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान से देखना, व्हेन द रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ, मैं स्क्रीन को पॉज कर ले, मैं किनारे हो रहा हूं। चलो, उसने बोला व्हेन द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज यूज्ड टू एलिमिनेट द मेटालिक सरफेस, स्टॉपिंग पोटेंशियल V है। अच्छा, तो भैया सबसे पहले पहली लाइन पढ़ो और इस स्टेटमेंट लिखो, फोटोन गिराए जिसकी एनर्जी होगी hc/λ इक्वल टू 5 प्लस kmax की जगह लिख सकता तू E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसकी वैल्यू कितनी है V। नेक्स्ट, जब सेम सरफेस सेम है, इसका मतलब वर्क फंक्शन सेम है, इज इल्यूमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 3 लैम्डा। इस बार उसने क्या किया, इस बार ऐसा फोटोन गिराया जिसकी वेवलेंथ 3 लैम्डा है, 5 तो 5 रहेगा, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया V/4 E इंटू V/4। पूछा क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ उसने पूछा है कितनी होगी। इसका मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब कहीं ना कहीं तुझसे जानना चाह रहा है वो 5 की वैल्यू, क्योंकि आपको पता होगा जो 5 होता है hc/λ0। ठीक, अगर hc/λ0 लिखेगा तो λ0 को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, अगर h μ0 लिख देता तो μ0 को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो बेसिकली ये सब चीजें छोड़ के क्यों ना डायरेक्टली यहीं पे ही स्टेटमेंट लिखो, क्या hc/λ0 उसने पूछा है लैम्डा के टर्म में बता दो कि भाई साहब λ0 की वैल्यू क्या होगी। आई होप इसको इधर लेके चले जाना, रेशियो ले लेना, बी वाला टर्म तेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉल्व करोगे आप आंसर निकाल लोगे। मैं यहां पर होमवर्क दे रहा हूं, कैलकुलेशन में समय बचा रहा हूं, जहां मुझे ईमानदारी के साथ मुझे सच में लगेगा कि कैलकुलेशन खराब होने वाली है,
वहां मैं कैलकुलेशन कर दूंगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी किया था, ठीक है। लेकिन कहीं मुझे लगेगा सिंपल है यार, उसको उधर ले जाकर रेशियो लेना, वो तुम कर सकते हो, तो वो तुम करना, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा। पार्टिकल है, पेन नीचे रखो, कुछ लिखना मत, पहले देख लो क्या सवाल है। एक पार्टिकल है जो कि 5 गुना तेज दौड़ रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी है तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल 5 भी हो जाएगी। रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ उसने दे दिया है, मास पूछा है, होमवर्क, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी करना है, खत्म कहानी। डी ब्रोगली वेवलेंथ उसने जो है रेशियो आपसे पूछ ली, रेशियो उसने दे दिया है, इसका मतलब लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 बराबर m2 v2 बटे m1 v1, खत्म कहानी। वैल्यूज पुट कर देना, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट भैया ये सवाल आए हुए हैं जेई मेंस में, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल टिल द लास्ट आंसर निकालो बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन, व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन फॉलिंग ऑन द मेटल इज चेंजिंग फ्रॉम 500 से 200, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3 गुना हो गया, ठीक। अब यार 3 गुना बढ़ कैसे गया, क्योंकि वेवलेंथ कम कर दी, वेवलेंथ कम कर दी तो एक फोटोन की एनर्जी बढ़ा दी, और एक फोटोन की एनर्जी बढ़ाई तो के मैक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसने बोला वर्क फंक्शन बता दो, खत्म सवाल। कितना सिंपल सवाल है, तू चाहे तो के मैक्स से कर ले। के मैक्स अगर शुरू में के था, ठीक है, तो उसको तू क्या लिख सकता है, तू लिखेगा 1240 बटे लैम्डा माइनस 5, ठीक। दूसरे केस में कितना कर दिया भाई साहब, 200 कर दिया, 1240 बटे 200 माइनस 5, और जो एनर्जी है वो कितनी टाइम्स हो गई, काइनेटिक एनर्जी के मैक्स कितना हो गया, 3 के। रेशियो ले लेना, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, ये भी रहा आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में b वर्सेस 1 अपॉन लैम्डा का ग्राफ दे रखा है, देखते हैं क्या गेम खेलना चाह रहा है। उसने बोला इंटेंसिटी ऑफ, ये आप ट्राई मत करो, मैं इसको डिस्कस करा देता हूं। इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज। अब बेटा यहां पे थोड़ा सा पंगा होता है, क्या कि सर अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो इंटेंसिटी बढ़ाने के बेसिकली कायदे में तो बहुत सारे मतलब होते हैं। पहला मतलब तो ये होता है कि आपने नंबर ऑफ फोटोन को फिक्स रखा, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो भी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। दूसरा ये भी होता है कि सर आपने फ्रीक्वेंसी को सेम रखा लेकिन नंबर ऑफ फोटोन की बौछार बढ़ा दी, वहां भी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अगर कुछ गिवन नहीं होता है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को सेम मानते हैं और नंबर ऑफ फोटोन की बौछार को बढ़ा के मानते हैं। खैर इस सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में जो ग्राफ दे रखा है चेक करके देखो, फोटोइलेक्ट्रिक सेटअप ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस लैम्डा का ग्राफ है। तो पहले तो तू इसको क्रैक कर, ये सब चीजें बाद में देखना, पहले इसको क्रैक कर। ये कैसे क्रैक करेगा, सर देखो जो एनर्जी होती है फोटोन की वो होती है एच सी बाई लैम्डा बराबर 5 प्लस के मैक्स, और के मैक्स की जगह लिख सकता है ईबी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं v बराबर एच सी बाई ई लैम्डा माइनस 5 बाई। तो अगर अपन ध्यान से देखें भैया, ये y बराबर मुझे mx प्लस सी का, mx माइनस सी का ग्राफ दिख रहा है स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक। यहां पर उसने y एक्सिस कह दिया, 1 अपॉन लैम्डा को x बोल दिया उसने, और ये सारी चीजें क्या है भाई साहब, कांस्टेंट है। अब सोच, तूने अगर इंटेंसिटी चेंज की, फ्रीक्वेंसी सेम रखी, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दिए एग्जांपल के तौर पे, ठीक। अगर तू नंबर ऑफ फोटोन को बढ़ाएगा, ठीक, तो तू खुद एक बात बता, फाई तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये तो चेंज हो नहीं सकता, ये एक कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका जो y इंटरसेप्ट यहां पे जाएगा वो तो चेंज हो नहीं रहा। और दूसरी मजे की बात क्या है, ये पूरा टर्म देख कांस्टेंट है, h इज ए कांस्टेंट, c इज ए कांस्टेंट, e इज ए कांस्टेंट। तो इसका मतलब इंटेंसिटी चेंज करेगा भी तो क्या होगा, कुछ भी तो ना हो रहा, ये कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब न साला थीटा चेंज हो रहा ना ये चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ग्राफ तेरा वही का वही रहेगा। इसका मतलब ग्राफ डज नॉट चेंज। क्लियर है। तो ग्राफ कब चेंज होता, अगर तू मटेरियल ही बदल देता। अगर मटेरियल बदल देता तो इसका मतलब तेरा फाई चेंज होता था, और तेरा फाई चेंज हो जाता तो एक ग्राफ शिफ्ट हो जाता, लेकिन पैरेलली शिफ्ट होता, ये नहीं कि किसी एंगल पे आ जाता। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप तो अभी भी एच सी बाई ई रहेगा। इसलिए अगर आप मटेरियल भी चेंज कर देते तो भी इसका स्लोप एच सी बाई ई ही रहता। आई होप इतने कम इंफॉर्मेशन में, इतने कम टाइम में इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सी ऑप्शन है ना, एक बार चेक कर लेता हूं भाई, सी है। हाँ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उन्हें बोला सरफेस ऑफ द मेटल इज एलिमिनेटेड अल्टरनेटिवली विद फोटोन ऑफ एनर्जी इतना एंड इतना, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड बता दो। अच्छा दो दे रहा वर्क फंक्शन, सवाल अभी रिपीट हुआ है, होमवर्क। अभी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन कर दी थी, अभी उसने जो है स्पीड की वैल्यू दे दी है, ठीक। नेक्स्ट थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, किनारे हो रहा हूं मैं, ट्राई कर लो, लंबा चौड़ा है। चलो, उसने बोला एक पार्टिकल का मास m है, ठीक है भाई साहब, ये रहा a, उसकी वेलोसिटी कितनी है m/2, आगे मूव कर रहा है, मूव विद अलोंग एक्सेस विद वेलोसिटी v0, टकरा दे भैया, चल ठीक है। कोलाइड इलास्टिकली विद अनदर पार्टिकल b एट रेस्ट, और इसका मास कितना है m/3, रेस्ट पर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, इफ द बोथ पार्टिकल मूव अलोंग द एक्स एक्सिस आफ्टर द कोलिजन, अच्छा
इन्हें दिया नहीं क्या कोलिजन कैसा, इलास्टिकली दे दिया ना, इलास्टिक कोलिजन है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया थोड़ी देर के बाद ए वाले बंदे की वेलोसिटी अपनी आगे कुछ ना कुछ होगी v1, और बी वाले बंदे की वेलोसिटी आगे होगी v2। ठीक है, क्या पूछा उसने पूछा है क्या 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 चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ए बता दो, लैम्डा नॉट के टर्म में क्या होगा। बात समझ मारिए, सवाल को करने का मैं तरीका बताता हूं। देख, अगर तू मैथमेटिक्स, इस सवाल लेने का मेरा मेन मकसद ये था, अगर तू सॉल्व करेगा तो लंबा चौड़ा निपटेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं हिट एंड ट्रायल से कर। हिट एंड ट्रायल मतलब देख ऐसे कर, मान के चल एम की वैल्यू 6 किलोग्राम है। ठीक है, एम की वैल्यू 6 रखेगा तो मान के चल ये तेरा 3 किलोग्राम हो गया और ये तेरा 2 किलोग्राम। ऐसे चल, ठीक है। एम की वैल्यू 6 रख दे, एम 6 रखेगा तो एम बाई 3 किलोग्राम 2 किलोग्राम, पहली चीज। दूसरी चीज, अब देख इसकी 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 जो वैल्यू है ना, कम से कम रख, साली वैल्यू 10 रख, 10। समझ मारी बात। अगर 10 रखेगा तो सबसे पहले लैम्डा नॉट की वैल्यू बड़े प्यार से निकाल ले, लैम्डा नॉट इक्वल टू H अपॉन एम बी। मास कितना है 3, वेलोसिटी कितनी है 10। लैम्डा नॉट निकाल दे, सही है। अब तेरा सिंपल इलास्टिक कोलिजन का सवाल हो गया है। ठीक है, कैसे इलास्टिक कोलिजन सर, इनिशियल मोमेंटम इसका 0 है बराबर फाइनल मोमेंटम, पहली इक्वेशन। दूसरी ई की डेफिनेशन, ई बराबर 1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो कि है 10 के बराबर। ठीक है, देख आराम से v2 की वैल्यू यहां पुट कर देना। ठीक है, नहीं v1 की वैल्यू पुट करना, हमें v1 चाहिए ना, v1 तो v2 का हटाना, v2 की वैल्यू पुट करना, सॉरी v2 बराबर 10 प्लस v1। ठीक है, v2 की वैल्यू यहां चिपका देना, सॉल्व करके देख बड़े प्यार से v1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, v1 निकल के आ गया, नेगेटिव आ रहा है आने देना, घबराना मत अगर आ रहा है तो। ठीक, v1 निकल के आ गया, फाइनल तो जो है इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल देगा, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन एमबी। अब दोनों को घटा के लैम्डा नॉट के टर्म में आंसर निकाल देना। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं मैं, वरना अगर तू m 2m को लेके चलेगा ना तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा इसमें, और यहां से एक ही मन में आपका जो है हो सकता है कैलकुलेशन बहुत ही आसान रहे। तो ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये रहा, क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालो, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, तो सिंपल सा सवाल है यार, मास ऑफ प्रोटॉन दे दिया, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे दिया, मास ऑफ जो है आपको टिन का भी दे दिया है और सब कुछ दे दिया। भैया मास इफेक्ट निकालो, 931 MeV से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये रहा आपका होमवर्क, केमिस्ट्री का सिंपल सा सवाल है। इसमें आपको आई होप आपको पता होनी चाहिए कि इसमें 50 प्रोटॉन है। ठीक है, 50 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने इसमें न्यूट्रॉन होंगे, वो सारी चीजें निकाल के आप प्रॉपर कैलकुलेशन यहां पे कीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, उसने बोला टू फोटोन हैविंग द इक्वल लीनियर मोमेंटम हैव इक्वल वेवलेंथ। अगर उनका मोमेंटम सेम है तो वेवलेंथ इक्वल होगा। अब तू बता, लैम्डा बराबर होता है H अपॉन एमबी। ठीक है, मतलब वो फोटोन, एक मिनट नहीं H अपॉन एमबी तो डी ब्रोगली के लिए होता है, फोटोन के बारे में कह रहा है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। दो फोटोन है, फोटोन का मोमेंटम क्या होता है सब, फोटोन का मोमेंटम का फॉर्मूला होता है H अपॉन लैम्डा। तो वो ये कहना चाह रहा है सब मोमेंटम सेम है तो लैम्डा तो सेम होगा ही होगा। बिल्कुल करेक्ट बात है, पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा, इफ द वेवलेंथ ऑफ फोटोन डिक्रीजेस, कह रहा है भैया लैम्डा को हमने डिक्रीज किया तो इसका मतलब मोमेंटम बढ़ना चाहिए, देन मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑल्सो डिक्रीज। तो भैया ये तो हो गया गलत स्टेटमेंट। कितना सिंपल और फर्जी सवाल है, जे मीन्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने, किसी भी केस में सही करके आगे निकलना है। क्या, फिर से बोल देता हूं, लैम्डा कम हुआ तो मोमेंटम बढ़ेगा और ये कह रहा है मोमेंटम घटेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ी कैलकुलेशन है, चेक कर लेते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है। इन द गिवन डायग्राम द एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज बीन, मैं किनारे हो रहा हूं, चलो स्क्रीन पॉज कर ट्राई कर। चलो, उन्होंने बोला एबीसी के बारे में बता दो क्या है। शायद वो कहीं ना कहीं लाइमन बामन वगैरह के साथ गेम खेल रहा है। देख कहीं से भी वन पे आना, इसको लाइमन। और ये कहां से आ रहा है भाई साहब, ये तो बिल्कुल इंफिनिटी से आ रहा है, तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे सीरीज लिमिट पहले को फॉर द लाइमन। किसको, ए को। चेक करके देख, ए क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ना भैया, फर्स्ट मेंबर ऑफ द लाइमन सीरीज। हाँ भैया ये तो नहीं फर्स्ट थोड़ी ना, ये भी गलत हो गया। सीरीज लिमिट फॉर द लाइमन, हाँ भैया ये सही है, सीरीज लिमिट फॉर द लाइमन, ये भी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बी क्या है, बामर है, कहां से टपका है, जस्ट ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, 3 खिड़की ऊपर से कूदा है, मतलब कूदा है 3 सीढ़ी ऊपर से, इसका मतलब थर्ड लाइन है। तो दूसरा जो है वो आपका थर्ड मेंबर ऑफ बामर सीरीज है, इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। और जो सी है वो
सेकंड मेंबर ऑफ पास्चन है, चेक करके देख ले, लाइमन बामन पास्चन पहला दूसरा, बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब सिंपल सा सवाल है, बस पहचानना था, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उन्हें बोला डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर इक्वल रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। दिस इज योर होमवर्क, या करा ही देता हूं यार, छोटा सवाल है सर। लैम्डा बराबर होगा h अपॉन mb, डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, इसका मतलब मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट मेरे भाई सेम रहेगा। उसने पूछा है रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, तुम्हें पता है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच में इसका मास है, तो इसका मास होता है 4m, तो मास 4 गुना हो गया, तो वेलोसिटी जो होगा वो आपके जो है जाहिर सी बात है 1:4 या 4:1 के रेशियो में आ जाएगी। क्लियर है? अभी 1:4 4:1 का मैं थोड़ा सा रेशियो है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर इक्वल रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। यार ये तो पंगा रहता ही है यार, अगर वो कह रहा है ना रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बटे वेलोसिटी ऑफ अल्फा, ये बताओ कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान से देख, मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो तेरा कांस्टेंट है, इसका मतलब जो मास का रेशियो आएगा, ठीक है, किसका, पी का और अल्फा का। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं मास ऑफ प्रोटॉन बटे मास ऑफ अल्फा का रेशियो बताओ कितना होगा, तो आप बोलोगे सर वो तो 1/4 होता है, तो इसका मतलब इसका रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा 4:1, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये मैं इसलिए फाइट मार रहा हूं क्योंकि अक्सर कभी कभी 1:4 और 4:1 में गड़बड़ हो जाती है। ठीक, इसलिए यहां पे कुछ गिवन नहीं है, तो हम वो सीक्वेंस मान के चलते हैं जो गिवन है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर उसने बोला प्रोटॉन, दूसरे नंबर पर बोला उसने अल्फा, प्रोटॉन के बारे में बात पहले कर रहा है, अल्फा के बारे में बात बाद में कर रहा है, इसलिए मैं फिर अब बोलूंगा कि रेशियो मतलब प्रोटॉन बटे अल्फा का रेशियो आपसे जानना चाह रहा है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखें बेटा, वरना आते आते हुए सवाल भी गलत हो जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने बोला एक्सरे ट्यूब ऑपरेटेड एट 1.24 मिलियन वोल्ट। अच्छा, जो बाहर वाली बैटरी है ना उसका ईएमएफ उसने दे दिया है। उन्होंने बोला शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द प्रोड्यूस फोटोन विल बी। भाई साहब कितना समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, मतलब सिंपल सा सवाल है, तुझसे पूछा जाएगा भैया लैम्डा मिनिमम बता दे, तू बोलेगा लैम्डा मिनिमम का फॉर्मूला यहां पर होता है 1240 बटे वी, और वी कितना है 1.24 इंटू 10⁶। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, देख दशमलव बटा 2 जीरो बढ़ जाएगा ऊपर, 3 जीरो ऊपर और 6 नीचे, तो इसका मतलब 1/1000, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 10⁻³ नैनोमीटर। कौन सा ऑप्शन मैच करेंगे, ये ऑप्शन। समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक, टिके रहो बेटा। ठीक है, ये एक्सरे का सवाल है, ना जाने कितने बच्चे ऐसे होंगे जो मॉडर्न फिजिक्स तक आते आते गिव अप कर देते हैं, और एक्सरे तक तो भैया हाथ जोड़ लेते हैं कि हमसे ना होगा, बिल्कुल भी छोड़ देते हैं, जबकि एक्सरे में मुश्किल से 1 या 2 ही फॉर्मूला है, और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जब भी कहीं पूछा गया उन्हीं फॉर्मूले पे ही पूछा गया, जिसका एग्जाम्पल तेरे सामने ये रहा। ठीक, जो बच्चा लास्ट तक टिका रहा होगा, जिसने फॉर्मूला भी याद कर लिया होगा, भैया 1240 बटे वी होता है, जहां पर वी होती बाहर वाली बैटरी का ईएमएफ, उन्हें चुपचाप वैल्यू पुट करी, सॉल्व करके आंसर निकाल दिया, चुटकियों में 4 नंबर तेरे आराम से खाते में तेरे आ गए। समझ में आ रही है? और सही बात बता रहा हूं, काफी बच्चे ये सवाल भी नहीं करके आ पाते, काफी अच्छे बच्चे नहीं कर पाते, जो लोग लास्ट तक गिव अप कर देते हैं। वैसे सवाल में दम नहीं है, सवाल तो बहुत ही आसान है, ठीक है, बस फॉर्मूला है, उनमें कुछ नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहां तक टिके रहने वालों की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है, बीच में ही काफी लोग क्या कर देते हैं भाई साहब, गिव अप कर देते हैं। आई बात समझ में? बेटा नोट कर फटाक से, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अबे ये रहा, जल्दी से बेटा ट्राई करो फटाक से, देख लिया। बोला भैया अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल द फ्रीक्वेंसी विल बी मैक्सिमम। शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, बेसिकली वो कहना चाह रहा है किस केस में जो एमिटेड फोटोन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो आपको पता है जब भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मान के चलो E बराबर h म्यू, मतलब जो एनर्जी होगा वो ज्यादा होना चाहिए। एनर्जी ज्यादा होने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन किया होगा, ऊपर से नीचे कूद के आया होगा, तो वो जो गैप है, कौन सा गैप, जहां से जहां वो कूदा, वो एनर्जी गैप जितना ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट होगा। तो भैया सबसे पहले तो 4 और 3 ना, 2 और 1, 5 और 4, भैया बेस्ट आंसर तो आई थिंक आप सबको मालूम होगा 2 से लेकर 8 तक ही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि अगर मैं z इक्वल टू 1 के लिए बात करूं एग्जांपल के तौर पे, तो z इक्वल टू 1 पे n इक्वल टू 1 के लिए जो एनर्जी जाता है -13.6 जाता है, n इक्वल टू 2 के लिए 10.2 eV ऊपर होता है, लेकिन n इक्वल टू 3 में वही गैप, द गैप बिटवीन सेकंड एनर्जी लेवल एंड द ग्राउंड एनर्जी लेवल जो कि 10.2 eV होता है, वही n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 2 के लिए एनर्जी गैप और कम हो जाता है, जिसकी वैल्यू हो जाती है 3.4 के आसपास। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, 2 कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल के बीच का गैप और कम होता चला जाता है, तो जो ज्यादा गैप दिखता है वो दिखता है हमको n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 के बीच में। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। थोड़ी देर ना पेन नीचे रख दो यार, मुझे लग रहा है छोटे छोटे ऐसे सवाल आने वाले हैं जो आप बिना पेन चलाए कर लोगे। कोई अच्छा सवाल दिखेगा तो मैं खुद ही कह दूंगा भैया स्टार्ट हो जा। ठीक है, चलो। अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन एक्सीलरेटर कर दिया, रेस्ट से पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 200 वोल्ट, और थोड़ी देर के बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ उसने दे रखा है, रेशियो निकाल दो। होमवर्क है, बहुत सिंपल सा सवाल है।
ठीक है, मैं बता देता हूं क्या है इसका फंडा। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, एम की जगह लिख सकते, एम बी की जगह लिख सकते 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की जगह तू लिख सकता है Q इंटू डेल्टा पी। ठीक है, ये कैसे लिखा, अगर रेस से एक्सेलरेट कराते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी से, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है Q इंटू डेल्टा बी। ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी तू निकाल सकता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी तू निकाल सकता है। और पता है जब ये सारी चीजें की वैल्यू एच की वैल्यू, एम की वैल्यू, क्यू की वैल्यू जब इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए पुट करते थे, तभी तो ये अंडर रूट 150/v आता था। ठीक, ये वो है बेसिकली। इसके बाद आपका होमवर्क है, इसको ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्हें बोला वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1। कुछ नहीं करना, जस्ट पुट द वैल्यू, क्या सब 1240 बटे लैम्डा इक्वल टू 13.6। z कितना दे रखा है, हाइड्रोजन है तो 1 हो गया, 1 बटे छोटे का स्क्वायर माइनस 1 बटे बड़े का स्क्वायर, खत्म कहानी। अब एक बताऊं, ये तो वैसे कर लेगा, ये कितना है 10.2। ठीक है, सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू 100 जो है 21 के आसपास आती है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। या ठीक, और ये तो वैसे भी ये पता है कौन सी सीरीज होगी, ये लाइमन सीरीज होगी। ये तो हम लोग लाइमन सीरीज की रेंज भी याद रख लेते हैं कभी कभी कि भाई साहब 91 नैनोमीटर से 121 नैनोमीटर के बीच में होती। ठीक है, तो ये बेसिकली लाइमन सीरीज का जो है फर्स्ट वाला आ गया, फर्स्ट सीरीज ऑफ लाइमन सीरीज, जहां से n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 पे वो टपका है। ठीक, नेक्स्ट। हाँ भैया, जेमेस में आए हुए सवाल है, ऐसे सवाल भी आते हैं, दिक्कत ये है बस ये गलत नहीं होनी चाहिए आपसे। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me एंड प्रोटॉन ऑफ मास mp, ठीक है, आर मूविंग विद द सेम स्पीड। ठीक है भैया, वेलोसिटी सेम है। रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब मजाक चल रहा है क्या, तो बिना पेन चलाए तू बताएगा कि भाई साहब इसका आंसर क्या आने वाला है। दिस इज योर होमवर्क, मैं नहीं बता रहा भाई साहब, ये आपको होमवर्क है भाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम ए फोटोसेंसिटिव सरफेस इल्यूमिनेटेड बाय ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 491 इज 0.710। बड़े ही आराम से लिखूंगा मैं, क्या सब 1240 बटे 491 बराबर स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दे रखा है 0.71 प्लस के। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, वर्क फंक्शन थोड़ी ना यार, क्या लिख रहा हूं मैं भी, पाई प्लस 0.71, ठीक है, इंटू ई। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हेन द इंसिडेंट वेवलेंथ इज चेंज टू न्यू वैल्यू, ठीक है भैया, चेंज कर दी, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया 1.43, न्यू वेवलेंथ हो गया सवाल 1240 बटे लैम्डा बराबर 5 प्लस कितना 1.43 इंटू ई। ठीक है, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, लेकिन मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहां पे अभी कुछ सीखना बाकी है। देख क्या बाकी है, ध्यान से देख, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दे। इक्वल टू, देख 143 में 70 बन गया, 2 में से 3 में से 1 गया 2 बचा, 4 में 7 गया 7 बचा, सही जा रहा हूं ना मैं, 0.722 ई। चेक कर ले, 2 और 1 3 7। ई की वैल्यू मत पुट करना, निपट जाएगा। ठीक है, क्यों निपट जाएगा, क्योंकि देख ये भी ईवी में है और ये भी ईवी में है, तो ई वाला टर्म तेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो कायदे में ना ये ईवी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए मैं यहां पे बोल रहा था। अभी होल्ड कर, अभी सॉल्व करें सवाल को। देख 1240 बटे लैम्डा माइनस, सॉल्व तो इसको करना पड़ेगा बेटा, कोई और दूसरा रास्ता तो है नहीं। ठीक, तो एक काम कर, मान ले कि ये 500 है थोड़ी देर के लिए, अगर ये 500 होता, ठीक है, ध्यान से समझना, कैलकुलेशन देख कैसे समझ। यहां पर अगर ये 500 होता तो 12.4 हो जाता, तो 12.4 बटे 5, 5 से अगर मैं डिवाइड करता तो भैया 5 दूनी 10, ठीक है, बचा 2, 5 चौक 20, बचा 4, 2.48 के आसपास जाता। लेकिन ये संख्या जो है वो 500 से कम है कायदे में, तो इसका मतलब जो ओवरऑल संख्या आएगी इससे थोड़ी सी ज्यादा आएगी, तो 2.48 से ज्यादा, मुझे लग रहा है 2.5 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट। ठीक, तो यहां पर तुम मान ले ये आ गया सर 2.5 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0.72, इसको उधर लेके जाएगा तो 1240 बटे लैम्डा बराबर भैया देखिए 7 5 12 3.22 के आसपास जा रहा है। ये सही लिखा मैंने, हाँ भैया सही जा। तो जो लैम्डा निकल के आएगा, लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1240 अपॉन 3.22, ये है। अब इसको देख के फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, फील तो ऐसी आ रही है 3 चौक 12, लेकिन भैया जबरदस्ती नहीं करेंगे, बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। 322 से डिवाइड कर 1240 और 2 0 आगे बढ़ा दे, ठीक है।
कक्षा 2 में जो मास्टर जी ने सिखाया था ना गुरुजी ने, बस वही काम आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो जितनी जल्दीबाजी मारेगा वहां पर उतनी जल्दी निपटेगा भैया। अगर इसको डिवाइड मारे तो देखिए कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार तो नहीं जाएगा भैया, 3 बार जाएगा ये, 3 बार। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 भैया, ये आया 4, यहां बचा 3, तो इनमें से भैया 7 और यहां कितना बचा 11, 11 में से हो गया 2 बचा, 274, 1 0 और उतार ले नीचे की तरफ। 9 तिया 27, 9 बार तो नहीं जाएगा, जाएगा तो भैया तकरीबन 8 बार ही जाएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है, और 8 तिया 24 और 1 25। क्या सिखा रहा है मास्टर भाई साहब, मजा ही आ गया। ठीक है, लेकिन क्या करे, जरूरत तो है ही ना इस चीज की। ठीक, ये बचा 3, 13 में से 7 गया, बचा 6 और ये 7 में से 5 गया, मतलब 6 बजेगा 1 64 और 1 0 और उतार ले हैं को नीचे को, और जैसे ही मारेगा 3 पंजे 15, आई थिंक यहां पर 5 बार जाएगा ना, 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10। अगर 5 बार चेक करूं यहां पर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11 और 5 तिया 15 और 1 16। ओ भाई साहब, अप्रोक्सीमेटली मैच कर गया, 385 के आसपास का आंसर जाएगा, 382। करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी इन चीजों की भी आवश्यकता पड़ती है बेटा, आदत डाल लो। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में इनकी अक्सर आवश्यकता पड़ती रह सकती है। मैंने एग्जैक्ट नहीं निकाला है, मैं ये गारंटी नहीं ले रहा हूं कि मैंने एग्जैक्ट निकाला, लेकिन मुझे इतना पता है कि दिस इज द बेस्ट आंसर। जो भी आंसर जाएगा 385 के क्लोज जाएगा। ठीक, तो 382 हमारा बेस्ट ऑप्शन है। सर आपने ये रास्ता क्यों अपनाया? सुन मेरी बात, मैंने ना साला इसको देख के अपनाया, ये जो दे दिया ना, ये अगर 400 की जगह 500 दिया होता ना, फिर मैं इतना नहीं जाता, फिर हम लोग रफ खेल लेते। ठीक है, लेकिन क्योंकि 400 और 382 के बीच का गैप इतना कम है कि भाई साहब मुझे बचपन वाले गुरुजी को याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, पहाड़ याद कर लो, बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारे सामने ये रहा, क्या λ1 λ2 आर द वेवलेंथ ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन एंड द फर्स्ट मेंबर ऑफ पास्टियन सीरीज, वैल्यू ऑफ λ1 बाय λ2। होमवर्क बहुत अच्छा सवाल है, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करके आंसर निकालो। नेक्स्ट उन्होंने बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये ट्राई मत करो, डिस्कशन करते हैं इसका। डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो ये कहना चाह रहा भैया हमारे हाथ में तो फोटोन है, अब बता दो स्टॉपिंग पोटेंशियल को कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक, तो अब तुम एक बात बताओ, अगर फोटोन की एनर्जी बढ़ाई तो केईमैक्स बढ़ जाएगा, केईमैक्स बढ़ेगा तो इसका मतलब जाहिर सी बात है अब तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब एनर्जी से लेना देना है, और एनर्जी से लेना है, और फोटोन की एनर्जी क्या होती है, E बराबर h म्यू, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी से लेना देना है, फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ। आंसर विल बी दिल्ली। नेक्स्ट, इंटेंसिटी कोई लेना देना नहीं है, बताया था मैंने। अगर फ्रीक्वेंसी भी आंसर गिवन ना होता, ना दिया होता, मान ले किसी सवाल में कुछ और ही दे दिया होता, तब इंटेंसिटी पे हम लोग खेल सकते थे। वो भी पता किस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर आपने इंटेंसिटी चेंज की है तो क्या पता फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी हो और नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट रखे हो, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी बढ़ाना का मतलब पर सेकेंड एनर्जी बढ़ाना भी होता है, इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाना भी होता है। खैर वहां तक कभी नहीं पहुंचेगा, पूछेगा भी नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम ये मान के नहीं चलते हैं। बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बाय कैलकुलेटेड बाय एक्सेलरेटिंग देम थ्रू द सेम पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट। ठीक है भैया, ये तो याद है, क्लास का आर्टिकल है हमारा। व्हाट शुड बी द नियरेस्ट शेड ऑफ वेवलेंथ? होमवर्क है भैया, फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन है, nth ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, घूमने वाले को क्या बोला, इस वेलोसिटी, अरे यार मजाक चल रहा है क्या, वेलोसिटी पूछ रहा है भाई। ये आपको पता होगा, जो वेलोसिटी nth ऑर्बिट में जाता था उसकी वैल्यू आती थी 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू z/n, और जो रेडियस आती थी शायद आपको याद होगा 0.529 इंटू z²/n जाती थी, कुछ ऐसा जाता था, n²/z, सॉरी। ठीक है, हमारा काम तो भैया वेलोसिटी से चल जाएगा। वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, 1/n के प्रोपोर्शनल है, बी ऑप्शन। सोच रहा है, ऐसे सवाल भी आते हैं, हाँ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑफ द मास एंड प्रोटॉन हैव द सेम एनर्जी ई। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन और फोटोन, अब ये तो रिपीट हो गया यार ये सवाल, तो सॉरी, सबसे पहले ये सवाल तो उठाया था मैंने। ठीक है, नेक्स्ट, अगर रिपीट हुआ है तो इसका मतलब समझ दोनों में ये रिपीट हो गया, चेक कर लेना, क्या पता जेईई में 2020 में भी आया और 21 में भी आया हो। नेक्स्ट, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जी इतना इतना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में उसको भेज दिया 90 डिग्री पर, भेज देगा। ठीक है भैया, घुमा दे। रेडियस का रेशियो जो है वो उसने दे दिया है, केपी पूछ लिया। ले भाई साहब, सिंपल सा सवाल है, तो सीधा बोलेगा सर जो रेडियस होगा ना, आर बराबर होगा सर mb/qp, खत्म कहानी।
ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के साथ गेम खेलना चाह रहा है तो एक काम करो, आप यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो लिख दे p²/2। इसका मतलब p इज द मोमेंटम m इंटू वी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 2m इंटू के का अंडर। ये वैल्यू यहां चिपका देना। भैया होमवर्क है, मैं नहीं करा रहा इस सवाल को, ऐसे सवाल तो करा करा के थक गया मैं। इलेक्ट्रॉन हैविंग द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए टारगेट इन एक्सरे ट्यूब, कट ऑफ वेवलेंथ। ले भैया सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल, कट ऑफ वेवलेंथ का सवाल पूछ लिया उसने, लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम कितना होता था भाई साहब? लैम्डा मिनिमम होता था 1240/V या HC/V, ये हुआ करता था। अब सुन मेरी बात, हाँ थोड़ा सा अब इसमें खेल है ना, रुक जा एक मिनट, इसको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। देख सवाल समझ, बेसिकली जो सवाल है ये एक्सरे का है। देख, इलेक्ट्रॉन हैविंग डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा। इसका मतलब लैम्डा बराबर h/mv। ठीक, तो जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, जो वेलोसिटी होगी वो h/m इंटू लैम्डा हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा हाफ mv², दैट मींस हाफ m h²/m² लैम्डा², दैट मींस जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मेरे भाई वो हो जाएगा h²/2m लैम्डा²। सर ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा सुन, अगर तुझे बेसिक याद हो ना एक्सरे का, तो जो इलेक्ट्रॉन टकराया था वहां पे, ठीक है, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है तो इससे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन तो निकल ही नहीं सकता। ठीक, तो यही आपकी जो है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन हो जाएगी, जिसको तू लिख देगा hc/लैम्डा मिनिमम के बराबर। ये है तेरा आंसर। ठीक है, कट ऑफ वेवलेंथ पूछा है, इसका मतलब लैम्डा मिनिमम पूछा है। h से h कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा मिनिमम इक्वल टू, आराम से सॉल्व करूंगा देख इस सवाल को तो मैं, hc 2m लैम्डा² क्रॉस मल्टीप्लाई बटे h², h से h कैंसिल आउट हो गया, 2mc लैम्डा²/h, 2mc लैम्डा², सी ऑप्शन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me एंड प्रोटोन ऑफ मास mp आर एक्सेलरेटेड टू द सेम। भैया हद मचा दी है, एक ही प्रोफाइल के सवाल इतनी बार पूछ लिए जेईई मेंस ने, प्रैक्टिस कर लेना बेटा ऐसे सवालों की अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल प्रोटोन हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी। भैया लैम्डा बराबर h/mb, mb की जगह रख देगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। काइनेटिक एनर्जी सेम है, तुम बोलोगे जिसका मास ज्यादा उसका लैम्डा कम, जिसका मास कम उसका लैम्डा ज्यादा। मास कम किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का, तो सबसे ज्यादा लैम्डा होगा भैया इलेक्ट्रॉन का। ये गलत, ये गलत, ये सही हो सकता है, ये गलत, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, a particle of mass 4m is at rest, disintegrate into two particle mass m and 3m respectively having non-zero velocities, ratio of de Broglie wavelength of mass m to that of 3m। छोटा सा सवाल है, अक्सर गलती हो जाती है। सवाल समझ, एक 4m मास था, रेस्ट पे था, ठीक है, दो टुकड़े में टूट गया, एक m वाला टुकड़ा, एक 3m वाला टुकड़ा। मान ले m वाला टुकड़ा आगे गया v वेलोसिटी के साथ, तो 3m वाला टुकड़ा पीछे जाएगा v/3 वेलोसिटी के साथ मोमेंटम कंजर्व करके। ठीक, पी इनिशियल 0 है तो पी फाइनल भी 0 होना चाहिए, लेकिन यहां तक जाने की जरूरत नहीं है, तो सीधा बोल, शुरू में मास किस पे था? रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? 0, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना पड़ेगा? 0। तो जो दो टुकड़ों में अगर टूटा है तो एक का मोमेंटम p है तो दूसरे का तो -p होना पड़ेगा ना। रखा हुआ बम अगर दो टुकड़ों में फटता था तो एक आगे जाता था, दूसरा पीछे जाता था, एक का मोमेंटम p होता था तो दूसरे का मोमेंटम -p होता था, तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है, तो लैम्डा इक्वल टू h/mb, तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, m भी सेम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि डी ब्रोगली वेवलेंथ आपकी क्या हो जाएगी? 1:1, क्योंकि मोमेंटम सेम है तो इसका मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। सर m और 3m की बजाय अगर 2m में तोड़ता तो भी यही आंसर होता। 2m और सपोज मान के चल आधा m और 3.5m में टूटता तो भी यही आंसर होता, किसी भी रेशियो में टूटता आंसर तो यही आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। उन्होंने बोला when radiation of wavelength lambda is incident on a metallic surface, the stopping potential of ejected photoelectron is 4.8 volt। अच्छा ठीक है भाई साहब। if the same surface illuminated by the radiation of double the previous wavelength, अच्छा इस बार वेवलेंथ दुगना कर दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना हो गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। होमवर्क है, सेम पैटर्न पर रिपीटेड सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल हैविंग द वर्क फंक्शन इतना। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है 1240/500 को गिरा दिया है ऐसी जगह पे जिसका वर्क फंक्शन है 1.25, काइनेटिक एनर्जी मान ली के है। ठीक है, इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बी, इलेक्ट्रॉन एमिटेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर बेंट इनटू सर्किल ऑफ रेडियस इतना। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम उसमें निकला होगा उसकी जो रेडियस है वो mb/qb होगी। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, सवाल करने का तरीका बता रहा हूं। देख कैसे, आर तेरे को दे दिया है, यहां से बी मैक्सिमम आ जाएगा, बी मैक्सिमम निकल के आ जाएगा, तो यहां पे जो के था के मैक्सिमम निकल के आ जाएगा, वैल्यू यहां पर चुपचाप पुट कर देना। या और सिंपल तरीका दे, एमबी की जगह तू लिख दे 2m इंटू के मैक्स का √/QB। सही लिखा मैंने? सही लिखा ना? ठीक है, तू क्या बोलेगा यार, मुझे तो करना है। ठीक है, के मैक्स का हाफ हाफ, ठीक है, सही लिखा मैंने। तो बेसिकली मुझे चाहिए यहां से के मैक्स, तो देख के मैक्स इक्वल टू स्क्वायर कर r² Q² B² बाई 2। ये है बेसिकली कहानी। ठीक है, तो आर की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, बी की वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट कर देना, ऐसे के मैक्स आ जाएगा। के मैक्स को उठा के यहां पुट कर देना, पूरे तामझाम को सॉल्व करके। जो भी अननोन है, क्या अननोन है पूछा क्या उसने? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, नहीं पूछा तो कुछ और है ना उसने, इलेक्ट्रोनमीटर पर वैल्यू ऑफ बी उसने पूछा है। ठीक है, कैलकुलेशन रहेगी बेटा, ये तेरा होमवर्क है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चल थोड़ा सा खेल लेते हैं, गेम खेल लेते हैं कैलकुलेशन वाइज। शुरू करते हैं भाई साहब। सबसे पहले उसने बोला कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स, ठीक है, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स एमिट कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई, चल आगे बढ़ते हैं, कुछ नया तो नहीं है इसमें। अकॉर्डिंग टू द बोहर पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व इन ए सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट। हाँ भैया, ये बात भी सच है। सी ऑप्शन, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द न्यूक्लियर। भैया ये तो गलत है भाई साहब। ए फ्री न्यूक्लियन से स्टेबल, अच्छा फ्यू, क्या बोला उसने, सी डी स्टेट में ए फ्री न्यूट्रॉन इज स्टेबल बट ए फ्री प्रोटॉन डिके इज पॉसिबल। ना भैया, ऐसा तो कुछ नहीं सुना है। रेडियो एक्टिविटी इज एन इंडिकेशन ऑफ द इनस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियाई। हाँ भैया, ये बात बिल्कुल सही है। खैर पूरा का पूरा थियोरेटिकल है, इसको चुपचाप रट्टा मान लेना, मैं इसमें क्या ही एक्सप्लेन करूं। पूरे के पूरे चैप्टर्स जो मोटी मोटी चीजें हैं वो तेरे सामने लिखी हुई है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला थियोरेटिकल सवाल है, फोटोइलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रम में अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ द वेवलेंथ 280 नैनोमीटर इज यूज्ड विद लिथियम कैथोड हैविंग द वर्क फंक्शन इतना। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। 1200, अब तो बिना पेन चलाए कर सकते हो, 1240/280 बराबर 2.5 प्लस के मैक्स। इफ द वेवलेंथ को कर दिया इतना, अरे यार होमवर्क है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बता दो अब कितना होगा। ठीक है, कर लोगे ना सवाल, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, देख 1240/280 इक्वल टू 2.5 प्लस E इंटू V1। ठीक है, दूसरे केस में 1240/400 इक्वल टू 2.5 प्लस E इंटू V2। खत्म कहानी, दोनों को घटा देना, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा एक ही। और हाँ, ई के चक्कर मत पड़ना, ई वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तो बोलूं ई को हटा, कर ही देते ना यार, आजा सॉल्व भी कर लेते हैं। नहीं मैं नहीं कर रहा, तू करना इसके बाद। ठीक है, बहुत करा दी कैलकुलेशन मैंने। अगला क्वेश्चन तेरे सामने ये रहा। हाँ, ये सवाल है थोड़ा सा कंट्रोवर्सी, आजा चेक करते हैं। इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब इसने गेम खेल दिया। ठीक है, इसने बोला भैया इंटेंसिटी बढ़ा दिया। अब ये नहीं बोला इंटेंसिटी बढ़ाने का रीजन क्या है। ठीक, अगर कुछ ना बोला जाए तो हम क्या मानेंगे, वी विल एज्यूम कि फ्रीक्वेंसी है सेम और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दी है, नंबर ऑफ फोटोन की बौछार बढ़ा दी है। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसका मतलब एक फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट रखी तूने, इसका मतलब के मैक्स सेम रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दिए हैं तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी के हिसाब से तो बोल सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। ठीक है, सैचुरेशन स्टेट में सैचुरेशन करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो आंसर देख ले कौन सा होगा। इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फोटोन, करेक्ट है। ऑल्सो इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, गलत। इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, हम ये मान के नहीं चलते एनसीईआरटी के हिसाब से। सी ऑप्शन, इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी, नहीं मान के चलते हैं। इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनचेंज। भैया बाय डिफॉल्ट एनसीईआरटी के हिसाब से हम कुछ ना बोला जाए तो ये मान के चलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं मैंने उनको खोपचे में लिखवा रखा है अच्छे से, वो पॉइंट्स पढ़ लेना। मैंने बोला था कि अगर कुछ गिवन ना हो तो हम ये मान के चलेंगे कि फ्रीक्वेंसी सेम है, सोर्स सेम है, ओनली जो फोटोन है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
Monochromatic neon lamp with the wavelength is illuminated with the photosensitive material which has the stopping potential. What will be the stopping voltage? अरे यार सेम सवाल रिपीट हो रहा है बार बार होमवर्क। लैम्डा चेंज करके स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज कर रहा है। अगला क्वेश्चन, मूविंग प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है भाई साहब। इफ के एंड पी डिनोट्स द काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम, फॉर्मूला गेम खेल रहा है होमवर्क, कुछ नया नहीं है सवाल में। नेक्स्ट, मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। अबे मोमेंटम का है, एंगुलर मोमेंटम तो पढ़ा था हमने, एमबीआर होता है भैया, एमबीआर बराबर NH अपॉन 2 पाई। उन्हें मोमेंटम पूछा तो ठीक है, मोमेंटम होगा m इंटू बी, तो मोमेंटम बराबर आ जाएगा NH अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, किसके लिए पूछा भाई साहब, कुछ बोला है क्या? नहीं, तो NH अपॉन 2 पाई आर ये ऑप्शन। अच्छे सवाल भी आते हैं, ठीक है, सिंपल सवाल भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस ऑफ मास m रेस्ट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, m/3 और 2m/3। ठीक है, रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली अभी एक्सप्लेन किया था, 1:1 ही होगा, चाहे 2 टुकड़े में टूटे या फिर मतलब 3 में टूटेगा तो अलग आएगा, लेकिन 2 टुकड़े में किसी भी रेशियो में टूटे, आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। नेक्स्ट, ये सवाल थोड़ा सा नया लग रहा है, थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, स्क्रीन को पॉज करने में ट्राई करें जल्दी से। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विद इनिशियल वेलोसिटी v i कैप इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस E0 i कैप। वेलोसिटी आगे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स आगे की तरफ लगेगा, पार्टिकल स्पीड अप होगा। ठीक है, एट t = 0 डी ब्रोगली वेवलेंथ इतना है, देन डी ब्रोगली वेवलेंथ आफ्टर टाइम t। ये तेरा होमवर्क है, ये क्वेश्चन वही है आज में जो सबसे पहला सवाल मैंने तेरे को कराया था, वो इससे भी टफ था थोड़ा सा, ये तो और आसान है। ठीक है, शक्ल देखते ही लग रहा है इसका आंसर जो है नीचे या तो ये जाएगा या फिर ये जाएगा। ये होमवर्क है, आप प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटल इज एक्सपोज्ड टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 800 नैनोमीटर एंड एमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन विद ए सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है फोटो इलेक्ट्रॉन डबल व्हेन द सेम रिपीट होमवर्क। हाँ बेटा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि मुझे जो लेक्चर शेड्यूल के हिसाब से बोला गया था, उसमें आपका जो मेजॉरिटी वाला पार्ट था बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, बोहर्स नहीं, मैटर वेव और जो भी फोटोन थ्योरी, ये वाला पार्ट था। ठीक, तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वही मिलेंगे तुझे, क्योंकि बेसिकली मैं जो लेक्चर शेड्यूल मुझे दिया गया है, आप लोगों को शेयर किया गया है, मैं वो फॉलो कर रहा हूं। तो हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो कि सर रेडियो एक्टिविटी के सवाल नहीं आए क्या? बेटा रेडियो एक्टिविटी के सवाल आए हैं, बिल्कुल आए हैं। ठीक है, वो बेटर रहेगा आप अपने केमिस्ट्री में जो आप पढ़े हो वहां से कर लो। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स आप जो पढ़ते हो आप वहां से कर लो। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगा वहां से उसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला, The ratio of the de Broglie wavelength of the proton and deuteron are accelerated by potential इतना एंड इतना। रेशियो भी है, ये भी आपका भैया होमवर्क, सेम पैटर्न पे सवाल है भाई साहब। नेक्स्ट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 900 नैनोमीटर इंटेंसिटी इतना इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस परपेंडिकुलर टू द बीम, द नंबर ऑफ फोटोन क्रॉसिंग परपेंडिकुलर द बीम 1 सेकंड। आई थिंक इस टाइप का सवाल मैंने आपको करा दिया है थोड़ी देर पहले, सेम पैटर्न पे सवाल है। ये वो सवाल है जिसमें 1,00,000 1,000 फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकला था, उसी तर्ज पर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटोन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम अक्वायर्ड बाय 2 पार्टिकल। सेम रिपीट सवाल, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं सही बात बता रहा हूं, मैं इन पे ना बहुत सवाल देखने के लिए मिले, बहुत सारे सवाल मैटर वेव पे। ठीक है, और एक्सेलरेशन वाले अल्फा बीटा गामा नहीं, अल्फा प्रोटोन और जो है इलेक्ट्रॉन, इनके रेशियो पे डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, इस पे काफी सारे सवाल मिले देखने के लिए। ठीक है, इस बार भी आएंगे, इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इन बोहर्स एटॉमिक मेटल ऑफ द हाइड्रोजन, लेट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, E are the kinetic energy, potential energy, total energy। ठीक है, ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हेन द इलेक्ट्रॉन अंडरगो ट्रांजिशन टू हायर लेवल। देख सुन मेरी बात, सपोज मैं तो बोलूं देसी भाषा में समझ, मैं ऐसा बोलूं भाई साहब, यहां पर जो एनर्जी है ना -13.6 है z = 1 के लिए, और यहां है -3.4। ठीक, तो ये जो गिवन होती है ना -13.6, ये टोटल एनर्जी होती है। ठीक है, अगर मैं पूछूंगा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर यहां पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसका दुगना -27.2, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी सर 13.6। बिल्कुल इसी प्रकार यहां पर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पूछूंगा तो वो हो जाएगी 3.4, और यहां जो पोटेंशियल एनर्जी पूछूंगा तो वो हो जाएगी -6.4। ठीक, तो अगर आप ऊपर जा रहे हो, ठीक, अगर आप कहां जा रहे हो भाई साहब, ऊपर जा रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यहां बहुत कम है, यहां ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गई, और जो टोटल एनर्जी है वो भी बढ़ गई, दोनों सब सारी तो बढ़ गई। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सारी बढ़ गई। कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम लोग, चेक करो भैया। नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो कम हो गई ना, सॉरी यार, मैं क्या गलती कर रहा हूं यार भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या है 13.6 से 3.4 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी तेरी कम हो गई। ठीक है,
काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी तेरी बढ़ गई, टोटल एनर्जी तेरी बढ़ गई। पहला ऑप्शन ऑल इंक्रीज, गलत। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, पी एंड इंक्रीजेस, बी सही ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट। अगले पार्ट में उसने बोला लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हुज फोटोन हैज एनर्जी इतना इतना, एलिमिनेट द मेटालिक सरफेस वर्क फंक्शन इतना सक्सेसफुली। ठीक है भाई साहब, रेशियो मैक्सिमम स्पीड, भैया सेम सवाल, होमवर्क, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डायरेक्ट सवाल। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल सेम एनर्जी, होमवर्क। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एमबी का फॉर्मूला लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन विद स्पीड बी एंड फोटोन विद सी हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, फोटोन है, ठीक है। मुझे लग रहा है ये भी मुझे होमवर्क ही देना चाहिए, क्योंकि ये वो सवाल है जो मैंने अच्छे से डिस्कस किया था, जिसमें एक सवाल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब पार्टिकल का वेव नेचर, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल का मोमेंटम, और दूसरी तरफ फोटोन का मोमेंटम, फोटोन का जो है एनर्जी के साथ रिलेट किया था। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, इसको ट्राई करना, मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूं इस सवाल को आज। दूसरा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम ए सरफेस इल्यूमिनेटेड बाय ए लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना ही से इतना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ ली है उसने। बड़ा सिंपल सा सवाल है, ठीक, चाहे तो स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर सकता है। क्या बोला उसने कि भैया 1240 12400 बटे 6630 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब, यहां पर तू लिखेगा दिस इज इक्वल टू 5 की वैल्यू दे रखी है, नहीं तो 5 की जगह तो लिख सकता है एच में, हाँ यहां फंसेगा देख तू, ठीक है, रुक जा एक मिनट। E बराबर 5 प्लस के ई मैक्स, ये सवाल मैं करा देता हूं, ध्यान से सुन, यूनिट में गड़बड़ी करेगा। E की जगह क्या रखेगा तू, एच सी बाई लैम्डा, पाई की जगह एच म्यू, के ई की जगह क्या लिखेगा भाई साहब, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है इतना, तो के ई मैक्स तो लिखेगा E इंटू वी, ये है। अब सुन, क्योंकि तुझसे जो है ना यहां पे ये पूछा है ये, तो यहां एच की वैल्यू रखेगा तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं काम कर रहा हूं, देख ध्यान से देख, ऐसे करना पड़ेगा सवाल को, समझ मारी बात, ताकि एसआई सिस्टम में रखे। इसको इधर लेके आ, एच से डिवाइड मार दे, ये गया ये गया, एच यहां पर आ गया, तो जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी ना थ्रेशोल्ड, वो आएगी सी बाई लैम्डा। लैम्डा कितना है, और लैम्डा कहां गया बे, ये रहा, ये देख, ठीक है, माइनस 0.42 बटे एच की वैल्यू कितनी है, ये है, ठीक है, ये है। अब इसके बाद सॉल्व कर लेना, आजा सॉल्व कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। देख भैया 3 से डिवाइड मार, 22 10, ऊपर जाएगा 10 टू की पावर 18 माइनस, ठीक है, ये हटा 16 गुणा 0.42 बटे 6.6, सही जा रहे हैं अपन लोग, नहीं बटे 66, 6.6 नहीं भाई 66, और 34 ऊपर चला गया प्लस 10 टू की पावर 15, ये है बेसिकली कहानी, ठीक है। आंसर किस फॉर्म में पूछा उसने, वो तो कह रहा है भैया पावर ही पावर बता दो, फिर तो मजा आ गया, फिर कहां इतना लोड लेना बे। देख एक काम कर, इसको बना 15, ऊपर आ जाएगा कितना 1000, ठीक है, 1000 नहीं यार, एक जीरो और बड़ा 10,000, ठीक है, 4 जीरो ले ले, 22 10 इंटू 10 टू की पावर 14 माइनस, एक काम कर, ये कितना हो गया, इसको भी हटा, 2 जीरो हटा ले यहां से, ठीक है, 10 टू पावर 14, एक मिनट कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, कुछ कर नहीं सकते यहां पर, आजा देख लेते हैं, 16 गुणा 42 बटे 66 इंटू 10 टू की पावर 13, सही है, ठीक है। अब देख ध्यान से देख, मुझे क्या चाहिए, मुझे आंसर देना उस फॉर्म में, इंटू 10 टू पावर 13 के फॉर्म में आंसर देना बेटा। तो देखिए 14 है ना, तो एक जीरो और बड़ा, इसको 13 कर, ठीक, 13 13 13 13 13 कॉमन निकल गया। अब देख ये मारा ये मारा, ये कितना है 10,000 बटे 200 मान ले थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएगा 100 बटे 2, सही जा रहा है, 100 बटे 2 कितना होगा भाई साहब 50, क्योंकि ये संख्या थोड़ी सी ज्यादा है तो इसका मतलब 50 से थोड़ा सा कम कर ले, मान ले ये आ जाएगा 46 मान ले, 45 मान ले,
ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 45 माइनस, इसके बारे में बात 16 चौका 64, 16 चौका क्या मान ले भाई साहब 64, ठीक है अप्रोक्सीमेटली, और ये 4 है और ये 42 है, 42 बटे 4 अप्रोक्सीमेटली 10 जाएगा इंटू 10 टू की पावर 13, 45 में से गया 35 गुणा 10 टू की पावर 13, 35 ही आंसर है। देख यार सुन, मुझे मेरी कैलकुलेशन में पूरा भरोसा है, आप लोग एक काम करना, प्रॉपर कैलकुलेट कर लेना, फिर आंसर टिक कर देना। बात समझ में आ रही है? तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहां पे छोड़ देता हूं, कहां पे, मैं भैया आंसर मैं क्या ही बोलूं यार, कोई तू देखेगा सर आप तो जहां पे भी जो भी आंसर निकालते हो वही मैच कर जाता है, मैंने पहले किया नहीं है, ये मेरी कैलकुलेशन करने के तरीके से तू समझ में आ गया होगा तेरे को, ठीक है, लेकिन ये तेरा पार्ट है कैलकुलेशन वाला पार्ट, जैसा तुझे ठीक लगे तू वैसा यहां पे सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट अगला, उसने बोला अल्फा पार्टिकल एन ए कार्बन, ठीक है, C12 एटम हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी। अरे यार फिर से वही सवाल, होमवर्क रिपीटेड सवाल, ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट, अच्छा असर्शन रीजन का सवाल है, आओ देख लेते हैं असर्शन रीजन सवाल में क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन इज लेस देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। बिल्कुल करेक्ट बात है, नल्ला फोटोन से तो कुछ होने वाला है नहीं। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज 0, अच्छा, if the energy of incident radiation is equal to the work function of the metal। यार ये बात तो सही है, लेकिन ये बात की है, पहले की बात नहीं है, इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन हम नहीं बोल सकते। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या बोलते हैं भैया, मिनिमम एनर्जी तो इतनी होनी चाहिए ना ताकि इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल पाए, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल से भी निकाल पाए उसको, मेटल से बाहर निकाल पाए, कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए ना फोटोन के पास, ठीक, उसको वर्क, एक्चुअली इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता अगर आप वर्क फंक्शन को एक्सप्लेन करते, ठीक है, कि यार ये वर्क फंक्शन है और ये वर्क फंक्शन कम से कम इतनी एनर्जी तो इस मेटल के लिए चाहिए इसकी एनर्जी निकालने के लिए, ठीक, तब हम बोलते हैं कि वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। तो जैसे कि मुझे लग रहा है तकरीबन 60 सवाल हमने बहुत स्पीड के साथ यहां पे डिस्कस किए बेटा, इन 60 सवालों को आप लोग एक बार चाहो तो इस पीडीएफ को लेके एक बार सिंसियर तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि 1.5 घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर 60 सवाल आप सॉल्व कर पाओ। अगर आप ये कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी स्पीड बहुत अच्छी ब्रेन वॉश हो जाएगी। अब हो सकता है आप लोग ये सोचेंगे सर आपने तो काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक जैसे लिए हैं, तो देख मेरी बात सुन, जितने क्वेश्चन यहाँ पे तुझे एक जैसे देखने के लिए मिले हैं ना, इस बात की गारंटी है कि वो क्वेश्चन अभी अप्रैल में भी तेरे को फिर से देखने के लिए मिलेंगे, और तुझे अगर वहां देखने के लिए मिले तो जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी जब वो क्वेश्चन वो वहां पर देखेंगे तो उनकी स्पीड का लेवल अलग ही होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग होगा, क्योंकि वो इस प्रकार के क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस करके जा चुके हैं और अच्छे से जल्दी से प्रैक्टिस करोगे अभी फिर से, तो इसका मतलब एग्जामिनेशन जब आप सॉल्व करोगे तो बिंदास तरीके से बेधड़क होकर आप सॉल्व करते निकल जाओगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी एक तरीके से मेंटेन रहेगा, कैलकुलेशन से भी आप वहां पर जो है एक माहिर हो चुके होंगे और आप बिल्कुल भी डर लगेगा नहीं एग्जाम में बेसिकली, ठीक। आई होप आप ये बात समझ रहे हो कि जितना क्वेश्चंस होने वाले होते हैं बस आप वो क्वेश्चंस को आप बिना गलती किए एक तरीके से निकाल दो, तो बस कहीं ना कहीं सिलेक्शन के उस पार, ये तूने देखा ही होगा ना एग्जामिनेशन, सपोज टू पेपर जिन बच्चों के 99 प्लस परसेंटाइल आ जाए उनसे अगर पूछोगे तो उनको पेपर के 1 घंटे में ही फील आ जाती है कि उनकी परसेंटाइल अच्छी जा रही है। उसका रीजन ये है कि जैसे भी क्वेश्चन करते आते हैं आंसर मैच करते आता है, उनको कम से कम 80% क्वेश्चन उनको वही दिखते हैं जो किए हुए होते हैं, ठीक है। अब उनकी प्रैक्टिस इतनी बार कर चुके होते हैं कि जब वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनको दिख रहा होता है भाई यार ये था, ये सवाल ये पूछेगा, देखा वही पूछ रहा है, ठीक है इसका आंसर है, टिक करके आगे। तो जैसे 1-1.5 घंटे के अंदर उनको फील आ जाती है कि पेपर हमारा बहुत अच्छे लेवल पे निकल गया है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस मेरे देखे हुए आए हैं जिन पे मैंने दिमाग कम लगाया है और मैंने स्पीड के साथ उनको क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक। किसी भी एकदम सिलेक्शन वाले बच्चे से पूछेगा वो ये बात बोलेगा, ठीक। वहीं अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको हर सवाल में सोचना पड़ रहा है, हर सवाल में यार पढ़ा तो था साला कहीं लेकिन साला आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई अगर इस तरीके से बहुत लेजीपन से चल रहा है, ठीक है, किसी को लग रहा है कि थोड़ा सा गोला भरने में या फिर ऑप्शन को टिक करने में थोड़ा सा उसको हिचक महसूस हो रहा है, यार कहीं गलती ना हो जाए, यार कहीं पढ़ा तो था कुछ ऐसा ही, तो उसको ना 1-1.5 घंटे के अंदर फील आने लगती है कि भाई साहब धीरे धीरे वो निपटता जा रहा है। तो इसलिए मैं वही बात बोल रहा हूं, स्पीड मेंटेन करने के लिए इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार बेटा लगा लेना, क्योंकि इस बात की तो गारंटी है कि जेईई मेंस अब जो भी होगा उसमें मॉडर्न फिजिक्स में जितने क्वेश्चंस आएंगे उसमें तेरे को 60 to 70% क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। टेक केयर बेटा, ऑल द बेस्ट।